Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 11th of September 2023. तो गाइज आज है तारीख 11 सितंबर 2023 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है नॉर्थ सी को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2015 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, हमारे भारतीय संविधान में जो 5वां और 6ठा शेड्यूल है, इसके जो प्रोविजंस हैं ये हमने बनाए हैं किस चीज़ के लिए। ऑप्शन नंबर ए, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ऑप्शन नंबर बी, टू डिटरमाइन द बाउंड्रीज बिटवीन स्टेट्स। या ऑप्शन नंबर सी, टू डिटरमाइन द पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत्स। या ऑप्शन नंबर डी, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द बॉर्डर स्टेट्स। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों फ्रंट पेज पर ही आपको एक आर्टिकल देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आज के न्यूज़पेपर में 3-4 जगह पर इसी आर्टिकल के बारे में डिस्कशन हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एकदम से चर्चा हो रही है, फ्राइडे से लगातार हम लोग एक कंट्री है जिसका नाम है मोरक्को, इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। कल मैंने आपसे जो मैं स्टार्टिंग में आपको मैप का क्वेश्चन देता हूँ ना, वहाँ पर मैंने आपसे बोला भी था मोरक्को को अच्छे से मैप में देखना। काफ़ी सारे लोगों ने देखकर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखा, काफ़ी लोगों ने नहीं लिखा। तो कोई बात नहीं, मैं आज आपको इसको अच्छे से मैप में दिखाऊंगा और तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आपने मैप में देखना होता है, क्या क्या चीज़ें एक पर्टिकुलर कंट्री को लेकर पढ़नी पड़ती है। अब बात करते हैं न्यूज़ की। तो न्यूज़ यह है कि फ्राइडे में मोरक्को के अंदर 6.8 मैग्नीट्यूड का एक बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टेबल अर्थक्वेक आता है, बहुत ही खतरनाक भूकंप आता है, जिस भूकंप की वजह से आप यहाँ पे ये फ़ोटो देख पा रहे होंगे। ऐसे कई सारे फ़ोटोज़ आप लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखे होंगे और जिसकी वजह से G20 समिट के अंदर भी इसके बारे में मेंशन किया गया। पता है ना, G20 जो समिट अभी रिसेंटली यहाँ पर चली है, उस समिट के अंदर पीएम मोदी ने भी इस मोरक्को के अर्थक्वेक के बारे में मेंशन किया, अपने जो दुख हैं वो यहाँ पर प्रकट किए। दूसरी चीज़ दोस्तों, आप अगर देखोगे तो कई सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो कि पूरी तरह से साफ़ हो चुके हैं। मोरक्को बेसिकली एक अफ्रीकन कंट्री है, जो हमारा पूरा का पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है ना, उसमें जस्ट ऊपर नॉर्थ साइड में आपको वो देश देखने को मिलता है। डोंट वरी, अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा। लेकिन एक बात और पता होगी, इस साल एक और देश न्यूज़ में रहा है, वो है टर्की। यहाँ पर भी टर्की में भी पिछले कह सकते हो कुछ महीने पहले एक बहुत ही भयानक भूकंप आया था। तो क्या टर्की से ज़्यादा खतरनाक है मोरक्को वाला भूकंप? नहीं दोस्तों, टर्की से ज़्यादा खतरनाक नहीं है। टर्की का भूकंप अपने आप में बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन था। 50,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे जो टर्की में भूकंप आया था। इंडिया ने अपनी हेल्प प्रोवाइड करवाई थी, याद होगा। ऑपरेशन दोस्त चलाया था, वो भी आपको याद आ रहा होगा। तो इंडिया ने यहाँ पर भी बोला है कि मोरक्को को भी हम अपनी हेल्प प्रोवाइड करवाने वाले हैं, क्योंकि मोरक्को के अंदर अभी तक बोला जा रहा है 2000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जो कि अपने आप में एक बहुत ज़्यादा सैड न्यूज़ निकल कर आती है। ये 2000 का जो नंबर है, ये वो नंबर है जो मीडिया के अंदर दिखाया जा रहा है। पॉसिबिलिटी है, वैसा होना तो नहीं चाहिए, हम ये नहीं चाहेंगे इससे ज़्यादा हो, लेकिन फिर भी एक पॉसिबिलिटी जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं जो मरने वालों की संख्या है वो 2000 से भी ज़्यादा है, क्योंकि कई सारी डेड बॉडीज़ अभी मलबे के अंदर दबी हुई हैं। जिस तरीके से यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस उन डेड बॉडीज़ को निकाल रही हैं। फिर उसके बाद इंडिया ने अपने साइड से हेल्प देने की बात की है कि बिल्कुल हम मोरक्को को सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे, मदद देंगे, और इन फ्यूचर अगर कोई ऑपरेशन वगैरह स्टार्ट किया जाता है तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा भी कि कोई ऑपरेशन अगर इंडिया ने चलाया है तो, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है उसके बारे में न्यूज़ में कवरेज होगा, वो सब कुछ डेटा आपके सामने निकल कर आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जिसके बारे में हमने थंबनेल में मेंशन कर रखा है। लेकिन अब दोस्तों मोरक्को देश बहुत ही ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है।
तो एक बार इसको मैप में ज़रूर से देख लेते हैं, मोरक्को कहाँ पर है, इसके आसपास कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो कि इसके साथ में बाउंड्रीज़ को शेयर करती हैं, वो पढ़ना भी ज़रूरी है हमारे लिए। दोस्तों अगर आप लोगों को मैं मैप दिखाता हूँ तो यहाँ पर ये इंडिया का मैप हुआ। इंडिया के कंपैरिजन में हमें चलना है अफ्रीका में, क्योंकि मैंने बोला था ना अफ्रीका में स्पेशली नदन वाले रीजन में मोरक्को है। तो ये तो हो गया हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। नॉर्थ साइड कौन सी हो गया, ऊपर वाला हो गया। तो नॉर्थ साइड में आपको ये बिल्कुल जस्ट साइड में ये नज़र आएगा, यही है मोरक्को। ठीक है, अब मोरक्को से कई सारी कंट्रीज़ जो कि बाउंड्रीज़ को शेयर करती हैं। इधर देख पाओगे मॉरिशना है, वेस्टर्न सहारा है, अल्जीरिया है, टूनीशिया है। ठीक है, ऊपर यहाँ पर स्पेन है लेकिन बाउंड्री को शेयर नहीं करता। बीच में यहाँ पर एक स्ट्रेट है जिसको हम लोग स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर के नाम से जानते हैं। ऊपर पोर्चुगल भी आपको नजर आएगा, पोर्चुगल, स्पेन, जस्ट नीचे आपको यहाँ पे मोरक्को भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी वाले कंट्री की हम बात कर रहे हैं, नॉर्थ अफ्रीका के अंदर में जस्ट ऊपर की साइड में है। इसको अगर आप लोग जूम करके देखना चाहते हो तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये नज़र आएगा। जैसे मैंने अभी बोला कि इस पोर्चुगल और स्पेन और साथ ही साथ में नीचे जो मोरक्को है, इनके बीच में एक छोटा सा गैप है। और आपको पता होगा यहाँ पे अटलांटिक ओशन है और इधर यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी है। दो बड़े बड़े समुद्र के हिस्से को जो भी यहाँ पर पर्टिकुलर एरिया जोड़ता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटी सी गली है, ये गली यहाँ पर दो बड़े बड़े ओशंस को जोड़ने का काम कर रही है। तो ऐसी गली को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, एक स्ट्रेट बोलते हैं। और ये कौन सा स्ट्रेट है, हर एक स्ट्रेट के अलग अलग नाम होते हैं। यह है स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। क्वेश्चन आपसे बन सकता है प्रीलिम्स के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर कहाँ पर है, पोर्चुगल और स्पेन और साथ ही साथ में मोरक्को के जस्ट बीच में। मोरक्को की कैपिटल है रबात, जैसा आप यहाँ पर लिखा हुआ देख भी पा रहे होंगे। यहाँ पर आपको ये एटलस माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। एटलस माउंटेन के आसपास भी काफ़ी ज़्यादा तबाही मची हुई देखने को मिली है। उसके साथ साथ यहाँ पर एक नदी है, काफ़ी बड़ी नदी जो मोरक्को के अंदर बहती है, जिसका नाम है मोलिया रिवर, जैसा यहाँ पर आप ये नदी देख पा रहे होंगे। अब दोस्तों आपको पता होगा ये कॉन्टिनेंट अलग है और ऊपर वाला ये जो कॉन्टिनेंट है ये अलग है। ऊपर वाला कॉन्टिनेंट अलग हो जाता है, ये वाला कॉन्टिनेंट अलग हो जाता है। और आप लोगों ने टेक्टोनिक प्लेट वाला मैप ज़रूर देखा होगा। ये टेक्टोनिक प्लेट वाला मैप है, यानी पृथ्वी के नीचे बहुत सारी प्लेट्स हैं, वो प्लेट्स आपस में मूव भी कर रही हैं। तो ये आप देख पाओगे अफ्रीकन प्लेट और ऊपर यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन मतलब यूरोप और एशिया वाली प्लेट। ये दोनों प्लेटें यहाँ पे आपस में मिलती हैं। तो अगर हम लोग ज्योग्राफी के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे तो अक्सर भूकंप आते रहने चाहिए, लेकिन ज़्यादा भूकंप आते नहीं हैं। बहुत समय बाद इतना ज़्यादा खतरनाक एक भूकंप मोरक्को के अंदर में देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पे भूकंप आना कह सकते हो नॉर्मल तरीके से है भी। अब ये नॉर्मल तरीके से एक तरीके से इसको हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ये टेक्टोनिक प्लेट्स दिख रही होंगी, आपस में टेक्टोनिक प्लेट्स यहाँ पे टकराती रहती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो भूकंप से जो अर्थक्वेक्स है वो आते रहने चाहिए, बट वो ऐसा होता नहीं है जनरली। अभी हमने काफ़ी समय बाद यहाँ पे मोरक्को में ये भूकंप देखा। अब इस देश के बारे में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जो कि आपको पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पर एक माउंटेनियस कंट्री है, बहुत सारे पहाड़ आपको इस देश में देखने को मिलेंगे। स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर जस्ट इसके ऊपर है, वो भी हमने मैप में ऑलरेडी देख लिया है। मोरक्को का जो सबसे बड़ा शहर है और यहाँ का जो मतलब कह सकते हो कि एक मेजर एटलांटिक ओशन पोर्ट भी है, जो बंदरगाह भी है, उसका नाम है कैसाब्लैंका। ठीक है, एक इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेंटर है और यहाँ से काफ़ी सारा व्यापार वगैरह किया जाता है। मोरक्को की एक कैपिटल है रबात, जैसे मैंने आपको बताया। कई सारी कंट्रीज़ के साथ में बाउंड्रीज़ को शेयर करता है। अल्जीरिया इसके ईस्टर्न साइड में है। ठीक है, वेस्ट सहारा यहाँ पर इसके साउथ में है। उसके बाद अटलांटिक ओशन इसके वेस्टर्न साइड में है और मेडिटेरेनियन सी इसके जस्ट ऊपर नॉर्थ में है। ये इकलौती अफ्रीकन कंट्री आपको देखने को मिल जाएगी जिसको एक्सपोजर मिलता है अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी दोनों का। ऐसा कोई भी दूसरा अफ्रीकन कंट्री नहीं है, ध्यान रखना, जिसको यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशन का एक्सेस मिले, क्योंकि ये देश क्या लोकेशन ही कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पर आपने देखा ऊपर मेडिटेरेनियन सी पड़ जाता है और इधर यहाँ पर अटलांटिक ओशन पड़ जाता है। नहीं तो फिर ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज़ आपको पता होगा वो लैंडलॉक देश हैं, क्योंकि बीच में कई सारे कंट्रीज़ आ जाते हैं जो कि किसी भी समुद्र के साथ में कोई भी बाउंड्रीज़ को ऐसे शेयर नहीं करते हैं। दूसरी बात, मोरक्को के अंदर में कुछ मेजर माउंटेन रेंजेस हैं, पहाड़ियाँ हैं, जैसे एटलस वाली अभी मैंने आपको दिखाया था, उसके साथ साथ रिफ वाली पहाड़ियाँ भी आपको नजर आएंगी। मोरक्को में कौन सी भाषा यूज़ की जाती है, अरबिक और साथ ही साथ में अमेजिक, ये दो भाषाओं का यूज़ किया जाता है। रिलीजन की बात करेंगे तो इस्लाम सबसे बड़ा रिलीजन है, 90% से ज़्यादा लोग यहाँ पर इस्लाम को ही फॉलो करते हैं। लेकिन जब यहाँ पर हम लोग इनका जो पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो है उसको देखेंगे तो मोरक्को के अंदर में एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आपको नज़र आएगी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब यहाँ पर यह है कि एक तो इनका पूरी तरह से मामला चलता भी है, कह सकते हो कि जो सरकार है वो भी चल रही है, दूसरी जगह पर कह सकते हो एक राजा भी आपको देखने को मिल जाता है जो कि कहीं ना कहीं कंट्री को रूल करता हुआ नजर आएगा।
दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर हम लोग बात करेंगे इकॉनमी की, तो मोरक्कन जो इकॉनमी है ये ज़्यादातर डिपेंडेंट है रॉ मटेरियल्स के ऊपर। ये लोग क्या करते हैं, अपने यहाँ का जो रॉ मटेरियल्स है उसको ज़्यादातर एक्सपोर्ट करते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में। तो उस एक्सपोर्ट से जो भी पैसा जनरेट होता है उसी पैसे के ऊपर ज़्यादातर यहाँ पर ये निर्भर देश आपको देखने को मिल जाता है। समझ गए? तो ये मैंने आपको कंप्लीट आर्टिकल समझाया विद बेसिक इन्फॉर्मेशन। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से उसको हैंडल कर सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल पर आएंगे। फ्रंट पेज पर एक छोटा सा आर्टिकल और है दोस्तों, यहाँ पे बात की जा रही है G20 समिट के बारे में। कल मैंने बहुत डिटेल से G20 समिट बढ़ाया। G20 समिट के साथ साथ आपको मैंने उसका पूरा का पूरा समरी प्रोवाइड करवा दिया कि G20 समिट में क्या क्या डिस्कशंस हुए हैं। कल वाला वीडियो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है प्लीज़ उसको ओपन करो और ज़रूर से देखो। इस आर्टिकल में दोस्तों बात यहाँ पर की जा रही है कि इस G20 समिट अब समाप्त हो गया, क्योंकि 2 दिन का समिट था, हो गया समाप्त। दूसरी चीज़, अब अगले साल कौन सा देश इस समिट को होस्ट करने वाला है, हो गया मतलब दोस्तों आपको पता है ना कि G20 अब वैसे तो G20 रहा नहीं है, G21 हो गया है। इसमें अफ्रीकन यूनियन भी ऐड हो चुका है। तो जितने भी कंट्रीज़ और जितने भी ग्रुप्स इसके अंदर में हैं वो हर एक साल ब साल यहाँ पे रोटेशन चलता रहता है। किसी साल किसी कंट्री में है, किसी साल किसी कंट्री में, इस प्रकार से ये समिट होती रहती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो लास्ट जो समिट है 2022 वाला वो इंडोनेशिया में हुआ। फिर इंडोनेशिया ने वो जो शिफ्ट है, यानी कि इंडोनेशिया ने वो जो समिट है वो हमें हैंडओवर किया कि अब आगे इंडिया होस्ट करेगा। तो 2023 का समिट हम लोगों ने होस्ट किया। अब 2023 का समिट हमने होस्ट करते हुए आगे किसको दिया है कि आगे कौन होस्ट करेगा, तो अगले साल यानी 2024 वाला जो समिट है वो ब्राज़ील होस्ट करेगा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वनडे एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से ध्यान रखना, ब्राज़ील। तो ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट हैं लूला डा सिल्वा, इनको यहाँ पर बाकी का जो मामला है वो सौंप दिया गया है कि भैया अगले साल की जो प्रेसिडेंसी शिप है G20 की वो आपके हाथ में है। अब उसके बाद 2025 की जो होगी वो G20 आगे किसी और कंट्री को यहाँ पर बढ़ा देगा। समझ गए? तो इस प्रकार से साल ब साल ये जो प्रेसिडेंसी शिप है ये कंट्री टू कंट्री चेंज होती रहती है। अब दूसरा जो यहाँ पे काम हुआ है, मैंने जैसा बोला कि अफ्रीकन यूनियन को इसमें ऐड कर लिया गया। अफ्रीकन यूनियन जिसमें टोटल 55 कंट्रीज़ आपको देखने को मिलती हैं। कल ऑलरेडी मैं बहुत डिटेल से पढ़ा चुका हूँ। कल बहुत सारा डेटा मैं आपको अफ्रीकन यूनियन के रिगार्डिंग दे चुका हूँ, तो कोई नई खास बात यहाँ पर आपको नहीं नज़र आएगी। आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। नाउ अभी ऐसे ना 1-2 दिन ऐसे ही चलने वाला है, G20 समिट को लेकर ही आर्टिकल्स कवर होने वाले हैं। जैसे एक छोटा सा आर्टिकल और है, ये न्यूज़ में है, हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, स्पेशली GS पेपर नंबर 1 आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से और GS पेपर नंबर 2 प्लेसेस एंड न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे जो हमारे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक साहब और उनकी वाइफ, ये दोनों अभी अक्षरधाम टेम्पल को विजिट किए। अब जैसे ही अक्षरधाम टेम्पल को विजिट किए तो लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये दोनों छा गए और आपने देखा होगा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर सारे न्यूज़ चैनल पर इस वीडियो को कवरेज मिला है। अब क्या हुआ, जब ये अक्षरधाम टेम्पल में गए तो वहाँ पर इन्होंने 45 मिनट स्पेंड किए, प्रेयर वगैरह की, प्लस यहाँ पे अक्षरधाम टेम्पल का इतिहास क्या है, इसका जो आर्किटेक्चर क्या है, किस तरीके से बना है ना, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर सीखा। टेम्पल मैनेजमेंट के बारे में काफ़ी सारी बातें यहाँ पर जानी है इन्होंने। फिर उसके बाद में ये वापस लौट गए। तो इसी वजह से यहाँ पर अक्षरधाम टेम्पल न्यूज़ में बना हुआ है। तो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा आपको अक्षरधाम टेम्पल के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं ना, या फिर कह सकते हो ऐसी जो न्यूज़ कवरेज होती है ये हमारे एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछी जाती है। तो सबसे पहली चीज़ न्यूज़ क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब बात करते हैं अक्षरधाम टेम्पल कहाँ पर है। ऑब्वियसली दिल्ली में, सबको पता है। तो अक्षरधाम टेम्पल जिसको ऑफिशियली तौर पर स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये जो टेम्पल है ये स्वामी नारायण अक्षरधाम जी के लिए बनाया गया है। ठीक है, यानी इन्हीं के लिए, इन्हीं को डेडिकेट किया गया ये पूरा मंदिर। तो एक हिंदू टेम्पल कॉम्प्लेक्स है जो कि दिल्ली में लोकेटेड है। यमुना नदी के किनारे आपको ये टेम्पल स्थित देखने को मिलेगा। इसको पब्लिकली ओपन किया गया था 6 नवंबर 2005 में। इसका उद्घाटन उस समय के जो हमारे प्रेसिडेंट थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, उन्होंने किया था। अक्षरधाम टेम्पल के जो गॉड हैं, जो भगवान हैं मेन, वो कौन है? वो हैं भगवान स्वामी नारायण। इनके साथ साथ ये टेम्पल कई सारे और भी जो संत हैं, देव हैं, उसके बाद हिंदू गॉड्स हैं, उनको भी यहाँ पे डेडिकेट किया गया है। टेम्पल के आर्किटेक्चर की जब बात करते हैं तो यहाँ पे जो मेन टेम्पल आपको देखने को मिलेगा ना, यहाँ पे एक बिल्कुल मेन मंदिर है, उसके आसपास गार्डन्स हैं, ओपन कोर्टयार्ड बनाया गया है, वाटर बॉडीज़ आपको यहाँ पे आसपास नज़र आएंगी। तो बिल्कुल हर चीज़ यहाँ पर हिंदू रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी को यहाँ पर दर्शा रहा है। दूसरी चीज़, जो पिंक कलर के सैंडस्टोन है, पिंक कलर का मार्बल है, उससे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ है। अक्षरधाम मंदिर जो है ना, ये पूरा का पूरा कह सकते हो इस अक्षरधाम टेम्पल कॉम्प्लेक्स का एक मेन सेंटर है।
और इसको बनाया गया है जो हमारा ट्रेडिशनल हिंदू आर्किटेक्चरल स्टाइल है, यानी कि पुराने ज़माने में जिस तरीके से हिंदू टेम्पल्स बनाए जाते थे उसी फॉर्म में इस अक्षरधाम टेम्पल को भी बनाया गया है। और इतना ही नहीं, ये जो टेम्पल है ये हमारा पुराने ज़माने का ट्रेडिशनल जो वास्तुशास्त्र है उसको यहाँ पर ये फॉलो करता है। उसके साथ साथ ये जो मंदिर के साथ साथ जो पूरा का पूरा ये जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है इसके ऊपर फ्लावर्स यानी कि फूलों से, एनिमल से, म्यूजिशियन, डांसर प्लस हिंदू देवी देवताओं इन सब की कार्विंग्स की गई, यानी नक्काशियाँ करके इनको टेम्पल्स के बाहर में इस पूरे कॉम्प्लेक्स में बनाया गया है। अगर मैं आप लोगों को अक्षरधाम टेम्पल की 2-4 फोटोज़ दिखाऊँ तो कुछ इस प्रकार से आपको ये देखने को मिलेगी। यह है अक्षरधाम टेम्पल, ये आपको मेन एंट्रेंस देखने को मिलेगा। यह है मेन टेम्पल जो कि पुराने यानी ट्रेडिशनल हिंदू आर्किटेक्चरल स्टाइल में बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको पता होगा रात में फाउंटेन शो वगैरह भी चलता है ना। मैंने गया था एक बार, देखा था, बहुत समय हो गया। जैसा हमने बोला आसपास आपको गार्डन्स भी यहाँ पे नज़र आएंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने बोला ये जो पूरा टेम्पल है ये स्वामीनारायण अक्षरधाम जी को डेडिकेट किया गया है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे तो टेम्पल के आसपास ये जो पिलर है, पिलर में कई सारी नक्काशियाँ की गई हैं, बहुत सारे हिंदू देवी देवता, एनिमल्स, फ्लावर्स, इन सब चीज़ों को यहाँ पर कह सकते हो बनाया गया है नक्काशियों के माध्यम से। ये सब आप पिलर्स पे देख पा रहे होंगे। ठीक है ना दोस्तों, अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल को हम लोग जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन के साथ में लिंक करेंगे, लेकिन इसको डिटेल में डिस्कस करने से पहले अगर आपको हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना है तो आपके पास में बढ़िया चांस है इसको ज्वाइन करने का। इस पेड ग्रुप के अंदर में डेली बेसिस पे करंट नोट्स पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैंने 2-3 आर्टिकल आपके साथ में डिस्कस किए अक्षरधाम वाला, उससे पहले मोरक्को को लेकर, तो मैंने आपको कुछ बैकग्राउंड डेटा दिखाया, स्क्रीन पर नीचे की साइड में आपको पता होगा। तो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन बनना है वो वहीं से बनना है। न्यूज़पेपर तो सभी पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर सबके पास में आ जाता है जैसे तैसे, लेकिन वो जो बैकग्राउंड डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस डेटा का जो पीडीएफ है यानी कि प्रिंटेबल फॉर्म में पीडीएफ, यानी आप उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, या फिर प्रिंट आउट ना निकलवाना है तो कोई बात नहीं, आप अपने पास में उसको स्टोर करके रख सकते हो, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हो। तो यानी कि कहने का मतलब है आपने पूरा का पूरा ये जो लेक्चर जैसे ही अपलोड होगा उसको देखना है, उसके बाद शांति से अपने बाकी स्टैटिक पोर्शंस को कवर करना है। आपका टाइम बच गया, नोट्स वगैरह बनाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको डेली बेसिस पे वो जो पीडीएफ्स है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो अमाउंट है वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है दोस्तों, हर कोई व्यक्ति अफोर्ड कर सकेगा। 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस, 499 में आप हमेशा के लिए इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। जो भी बेनिफिट्स मिलेंगे आप उसको अवेल कर सकते हो। और ज्वाइन करने का जो प्रोसेस है वो और भी आसान है। व्हाट्सएप पर जाना है, एक नंबर आपको दिया गया है 8534873368, इस नंबर पर एसएमएस करना, इस नंबर पर मैसेज कर देना। ठीक है, और कह देना कि हाँ मुझे ग्रुप को ज्वाइन करना है। वहाँ से आपको पेमेंट का प्रोसेस मिलेगा। पेमेंट के प्रोसेस के साथ साथ आपको डेमो वीडियो भी मिलेगा। आप उस पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से देख सकते हो कि उस पर्टिकुलर लेक्चर में यानी कि उस पर्टिकुलर ग्रुप में क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो सब कुछ यहाँ पे देखने के बाद में अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में जो है अपना इन्वेस्टमेंट करना। बाकी दोस्तों जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो यार। एक छोटा सा टारगेट है यार हमारा 5000 लाइक्स का, प्लीज़ आप उसको पहुँचा दिया करो। साथ ही साथ में आप मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पर 13,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो ना। आते हैं वापस टॉपिक पर। तो इंडिया और कनाडा के बारे में डिस्कशन हो रहे हैं। पता होगा G20 समिट में कनाडा भी आया हुआ था। यहाँ पर आपको कनाडा के जो ये प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, ये भी आपको नज़र आएंगे। अब कनाडा और भारत के दोनों के लीडर्स के बीच में साइडलाइन मीटिंग भी होती है, यानी कि G20 के अलावा पता होगा पीएम मोदी काफ़ी सारे लीडर्स के साथ में अलग से भी बायलैटरल मीटिंग कर रहे हैं। तो इन्होंने यहाँ पर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ में भी डिस्कशन किया। अब वो जो डिस्कशन है उसका कोई ज़्यादा बड़ा आउटकम नहीं निकल कर आया। हम लोगों ने बेसिकली दोस्तों एक कंसर्न दिखाया खालिस्तान को लेकर। आपको पता होगा खालिस्तान का इशू, नहीं पता है तो बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। जो हमारा पंजाब स्टेट है, पंजाब के आसपास कुछ यहाँ पर और भी रीजन्स आपको देखने को मिलेंगे, उन सब स्टेट को मिलाकर उसको अलग देश बनाने की मांग की जाती है खालिस्तानियों के थ्रू। ठीक है, और बोला जाता है कि वो सब अलग कर दिया जाए, उसको अलग देश बना दिया जाए जिसका नाम होगा खालिस्तान। यानी खालिस्तान की मांग चल रही है बहुत लंबे समय से। कई सारे बवाल भी हुए हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार आप लोगों ने देखा होगा, मतलब इसके बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, मैंने भी कई बार वीडियोस में डिस्कस किया ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो कुछ लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पर इस प्रकार से एक खालिस्तान बनाना चाहते हैं, इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ते चले जाते हैं। और आपको पता होगा कि कनाडा के अंदर में
कई सारे इंडियंस रहते हैं, सिख कम्युनिटी के कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पे खालिस्तान की मांग करते हैं और कनाडा में रह रहे हैं। कनाडा में रहकर वहाँ से अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं कि हमें इंडिया से वो जो पंजाब उसके आसपास का रीजन है उसको अलग करके दे दो, खालिस्तान बना दो। इस प्रकार की यहाँ पर मांग उठती चली हुई आई है लंबे समय से। तो कनाडा कहीं ना कहीं हमने पिछले कुछ समय पर ऐसे बड़े बड़े इंसिडेंसेस देखे हैं। कनाडा में यहाँ पर रेफरेंडम करवाया गया, वोटिंग करवाई गई खालिस्तान को लेकर। अब वो खैर यहाँ पे उन्होंने खालिस्तान बनाना है और वोटिंग वो कनाडा में कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, हमने पिछले कुछ समय पर इस प्रकार से चीज़ें देखी हैं कि कहीं ना कहीं कनाडा का जो सपोर्ट है वो देखने को मिला है खालिस्तान के प्रति। तो भारत ने अपनी जो चिंता है वो व्यक्त की है और भारत ने चिंता ये दिखाई है कि देखो कहीं ना कहीं कनाडा का जो स्टांस है खालिस्तानी के ऊपर में, इसको थोड़ा सा कम किया जाए, ठीक है। जिस तरीके से जो चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं, जो खासकर इंडियन कम्युनिटी आज के समय पर कनाडा के अंदर में रह रही है, उनके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, प्लस उनके जो वर्शिप वाली जगह है उनके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को कंट्रोल करना होगा। इसका मुद्दा यहाँ पर उठाया गया कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ में। अब पता है उसके बदले में कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर क्या बोलते हैं, यहाँ पर इन्होंने यह बोला कि देखो कनाडा जो है यहाँ पर हमेशा डिफेंड करता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को और आगे भी करता हुआ आएगा। लोगों के पास में खुला अपने आप को एक्सप्रेस करने की छूट है कनाडा के अंदर में, ठीक है। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस को, फ्रीडम ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट को, कोई अगर प्रदर्शन करना चाहता है तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर सकता है और ये कनाडा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा यहाँ पर ये वहाँ के प्रधानमंत्री बोलते हैं। और उसी समय पर यह बोलते हैं कि देखो हमारी कोशिश ये भी है कि हम कभी भी जो ये वॉयलेंस है, जो ये हिंसा है, इसको नहीं बढ़ने देना चाहते। हम इस वॉयलेंस को रोकते भी हैं, प्लस कोई जो नफरत है उसके प्रति उसके अगेंस्ट में भी काम करते हैं। समझ गए? तो ये बेसिकली यहाँ पर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर देखने को मिला। साथ ही साथ में ट्रूडो साहब ने एक बात और बोली। इन्होंने ये बोला कि कुछ लोग अगर यहाँ पर इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं तो वो पूरे के पूरे कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं या पूरे देश को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। वो कुछ ही लोग हैं जो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ को दिखा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये एक्शन नहीं लेंगे, इनकी बातों से तो ऐसा लग ही रहा है। और इंडिया और कनाडा के अगर आप रिलेशंस देखोगे, दोस्ती देखोगे, अगर ये खालिस्तान का मुद्दा हटा दिया जाए ना तो कहीं ना कहीं रिलेशंस काफ़ी बेहतर हैं और इम्प्रूव हो सकते हैं। लेकिन बार बार ये जो मैटर है ये काफ़ी ज़्यादा अटक जाता है। कई सारे ऐसे लोग हैं वहाँ पर जो कि एंटी नेशनल हैं, इंडिया के ख़िलाफ़ हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ और बातें भी हैं, ठीक है। इन्होंने अपनी चिंताएं, अपनी जो कुछ परेशानियां ट्रूडो साहब ने वो यहाँ पर मेंशन की है कि देखो यहाँ पर मेरा शेड्यूल थोड़ा ऐसा है ना, मुझे थोड़ा सा लेट बुलाया गया मीटिंग के लिए, मुझे को जल्दी जाना था तब भी लेट बुलाया गया। वो सब बातें यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर मेंशन की है। खैर वो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैटर था वो मैंने आपको बताया। अब एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर आपने जानना है तो GS पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर में इंडिया और कनाडा के जो संबंध हैं वो थोड़ा सा यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इंडिया और कनाडा दोनों साथ में मिलकर कई सारी चीज़ों को यहाँ पर शेयर करते हैं। अगर मैं आपको बताऊँ तो भारत के अंदर में कनाडा रिप्रेजेंट किया जाता है, कनाडा के जो हाई कमिश्नर ऑफ कनाडा है, ठीक है। कनाडा का एक हाई कमीशन ऑफ कनाडा है न्यू दिल्ली के अंदर में, उसके थ्रू रिप्रेजेंट करा जाता है। और इंडिया अपने आप को कनाडा में किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, तो हमारा भी हाई कमीशन है ओटावा के अंदर में। कुछ और कॉन्सुलेट्स ऑफिस आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसा एम्बेसी होती है ना, उसी प्रकार के छोटे छोटे और कॉन्सुलेट्स ऑफिस होते हैं। तो टोरंटो में, वैंकूवर के अंदर भी आपको कुछ ऑफिस इंडिया के देखने को मिले हैं, जो कि इंडिया इस प्रकार से रिप्रेजेंट करता है कनाडा को, अपने आप को, कनाडा के अंदर अपने आप को। समझ गए? तो एक दूसरे के अंडर में, मतलब ये दो देश हैं वो एक दूसरे के अंदर एक दूसरे को प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं हाई कमीशन के माध्यम से। फिर बात की जाती है इकोनॉमिक रिलेशंस की, तो दोस्तों दोनों देशों के बीच का जो बायलैटरल ट्रेड है, जो व्यापार है इंडिया कनाडा के बीच में, ये 2020 में 6.4 बिलियन US डॉलर्स तक पहुंच गया था। ये कोई कम नहीं है। और 2021 में ये नंबर बढ़ गया। 2021 में इवन इंडिया जो है कनाडा का 14वें नंबर पर, यानी कि 14th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट बनकर आया और 13 लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बनकर आए ये दोनों देश। तो ध्यान रख सकते हो कनाडा का भारत 2021 में 13वां लार्जेस्ट पार्टनर था। तो कहीं ना कहीं जो व्यापार है दोनों के बीच में वो काफ़ी मजबूत है। और व्यापार हो भी क्यों ना, क्योंकि अगर आप देखोगे तो 400 से ज़्यादा जो कैनेडियन कंपनीज़ हैं ये आज के समय पर भारत में प्रेजेंट हैं, और 1000 से ज़्यादा जो कंपनीज़ हैं वो आज के समय पर कह सकते हो जो बिज़नेस है इंडियन मार्केट में वो कर रही हैं। और इंडियन कंपनीज़ भी कनाडा में है, ऐसा नहीं है कैनेडियन कंपनीज़ केवल भारत में। भारत की कंपनीज़ जो कनाडा में है वो खासकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, स्टील, नेचुरल रिसोर्सेज और बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर में एक्टिव हैं। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है कनाडा को, यानी भारत क्या क्या एक्सपोर्ट करता है, तो एक्सपोर्ट में काफ़ी सारी दवाइयाँ, आयरन, स्टील, केमिकल्स, जैम, ज्वेलरी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स और बॉयलर्स को हम यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं। और कनाडा अगर आप देखोगे तो दुनिया में एक बहुत बड़ा कह सकते हो रिजर्व है। यहाँ पर बहुत सारे जो रिसोर्सेज है वो पाए जाते हैं। यूरेनियम का बहुत सारा रिसोर्सेज हो गया, यूरेनियम के साथ साथ नेचुरल गैस, ऑयल, कोल, मिनरल्स,
एडवांस टेक्नोलॉजीज़ भी आपको यहाँ पर कनाडा में देखने को मिल जाती हैं। फिर बात आती है दोस्तों साइंस एंड टेक की। तो सबसे इंपॉर्टेंट फोकस यहाँ पे साइंस एंड टेक पर है। दोनों देश मिलकर रिसर्च और डेवलपमेंट को प्रमोट करने का काम करते हैं। दोनों देशों के बीच में एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे बढ़ावा देने के लिए कई सारे अग्रीमेंट्स भी करे गए हैं। कई सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट करे गए हैं, जिसके अंदर में दोनों देश आपस में मिलकर रिसर्च करने का काम करते हैं। फिर बात आती है स्पेस की यानी अंतरिक्ष के मामले में, तो भारत का इसरो है और कनाडा का कैनेडियन स्पेस एजेंसी, इन दोनों ने मिलकर अपना मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को भी साइन किया है। ये दोनों देश मिलकर हमारा जो स्पेस यानी अंतरिक्ष है वहाँ पर भी नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। इवन आपको पता होगा इसरो का ही एक ग्रुप है अंतरिक्ष ने यहाँ पे कनाडा की कई सारी जो नैनो सैटेलाइट्स हैं वो भी हम लोगों ने लॉन्च किए हैं इतिहास में। इसरो कहीं ना कहीं कह सकते हो, कनाडा की इसरो भी कई सारी जो सैटेलाइट्स हैं उसको यहाँ पे लॉन्च कर चुका है। कनाडा की जो फर्स्ट लो अर्थ सैटेलाइट है उसको हम लोगों ने यहाँ पे लॉन्च किया है स्पेस में। फिर बात है सिक्योरिटी एंड डिफेंस की, तो भारत और कनाडा दोनों मिलकर कह सकते हो सिक्योरिटी को लेकर भी वर्क कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्तों अगर आप देखोगे तो भारत का DRDO, क्योंकि डिफेंस सेक्टर में हमारा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। कनाडा का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट काउंसिल है। इन दोनों ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया 2015 में, ताकि साथ में मिलकर कॉपरेशन वे में कॉपरेट होके यहाँ पर ये काम करेंगे। और इसी सिक्योरिटी कॉपरेशन में इंडिया और कनाडा ने 2018 में फोकस किया था कि हम आतंकवाद से भी लड़ेंगे, वो भी साथ में मिलकर। बात क्लियर हो गई। अब कनाडा की लोकेशन अगर दोस्तों हम देखते हैं तो कनाडा कहीं ना कहीं अगर आप पूरे दुनिया में अगर लैंड वाइज देखोगे, यानी अगर आपसे पूछा जाए दुनिया में लैंड वाइज सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो रशिया है। रशिया के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है, सबको पता है। अब रशिया के बाद कोई दूसरा देश है तो कौन सा है? रशिया के बाद अगर कोई दूसरा देश है तो वो कनाडा है। सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन एरिया, समझ गए। उसके बाद दोस्तों कनाडा जो है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के साथ साथ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब होता है एक ब्रिटिश मोनार्क यहाँ पर हेड ऑफ स्टेट है, ठीक है, एक राजा जैसा भी यहाँ पर एक सिचुएशन देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर पार्लियामेंट भी है जो कि प्रॉपरली जो इलेक्शंस वगैरह वो कंडक्ट होते हैं, जिसके बेसिस पर यहाँ पर एक नया जो प्राइम मिनिस्टर है उसको यहाँ पे चूज़ किया जाता है, ठीक है। US और कनाडा के बीच में एक बाउंड्री आती है, ठीक है, ये भी आपने पता होना चाहिए। कनाडा के अंदर में बहुत सारी झीलें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट झीलें हैं, जैसे ग्रेट बियर लेक का नाम सुना होगा, ग्रेट स्लेव लेक का नाम सुना होगा, ठीक है। जहाँ पे कनाडा और USA आपस में बॉर्डर को शेयर करते हैं, वहाँ पर भी कई सारे लेक्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, समझ गए। अगर मैं आपको एग्जैक्ट मैप में दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर इंडिया है, सबसे बड़ा देश लैंड वाइज रशिया है, उसके बाद सेकंड कोई देश है तो वो यहाँ पर आपको कनाडा नज़र आएगा। इधर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर है कनाडा, US के जस्ट ऊपर US के साथ में एक बहुत बड़ी बाउंड्री को शेयर करता है, ठीक है। यहाँ पीछे तक यहाँ पर फैला हुआ है, ग्रीनलैंड के आसपास तक जो ये पूरा कनाडा है वो फैला हुआ है। बीच में एक बे है जिसको हम हडसन बे के नाम से जानते हैं। ऊपर यहाँ पर ब्योफोर्ट सी नज़र आएगा, ये आप देख पाओगे। ये यहाँ पर USA के साथ में एक बाउंड्री को शेयर करता है। और जैसे मैंने बोला कि जहाँ पे ये दोनों बाउंड्रीज़ को शेयर करते हैं, यहाँ पर भी बीच बीच में कई सारी झीलें नज़र आती हैं, कई सारी लेक्स आपको यहाँ पे बीच में नज़र आती हुई दिखेंगी ना। दोस्तों आता है नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट होने वाला है। तो हिमाचल प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कैनबिस कल्टीवेशन की। कैनबिस क्या होता है? भांग जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब जो ये भांग है ना, इसको ग्रो करना कहीं पर अलाउ है, कहीं पर अलाउ नहीं है, समझ गए। अब क्या है ना, अगर जो हम भांग का कैनबिस का यूज़ देखेंगे तो कैनबिस का सबसे ज़्यादा जो यूज़ है वो हमारे मेडिकल पर्पज़ की वजह से होता है, यानी दवाइयों में सबसे ज़्यादा आपको यूज़ देखने को मिलेगा। लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि इसको नशे के लिए यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अभी कुछ स्टेप्स उठाए और बोला है कि जो ये कैनबिस कल्टीवेशन है, जो ये भांग का कल्टीवेशन है, ये अपने राज्य में करेंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं इससे उस राज्य का जो इकोनॉमिक बूस्ट है वो भी होता हुआ नज़र आएगा। तो लीगली तौर पर ये यहाँ पे इसको ग्रो करने के लिए बोल रहे हैं। दूसरा एक रिकमेंडेशन ये भी है कि हम इसको उगाएंगे नॉन नार्कोटिक यूज़ के लिए, किसी नशे के लिए हम इसको नहीं उगाने वाले हैं। कैनबिस का कल्टीवेशन केवल और केवल मेडिसिनल पर्पज़ के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए और साइंटिफिक यूज़ के लिए किया जाएगा। जैसे मैंने बोला दवाइयों वगैरह में यूज़ किया जाता है। और कहीं पर भी वैसे आपको पता होगा कि ये जो कैनबिस है ना, इसको उगाना इतना आसान नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई बहुत सारे वैसे इलीगल प्रोड्यूसर्स आपको देखने को मिलते हैं, इलीगल सप्लायर्स भी देखने को मिलते हैं भारत के अंदर में, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें बिल्कुल अवैध हैं। जहाँ पर आप कह सकते हो इसको एक लीगल मान्यता प्राप्त है, वहीं पर इसको उगाया जा सकता है। अब जो ये हेम्प है, यानी ये जो कैसे कैनबिस है, ये क्या है? ये बेसिकली एक बॉटेनिकल क्लास का कैनबिस सतिवा है। और ये जो कैनबिस सतिवा है, ये स्पेशली इंडस्ट्रियल पर्पज़ और दवाइयों के पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है।
और हमारे देश में स्पेशली हिमाचल प्रदेश के अंदर में कह सकते हो इसका प्रोडक्शन हो रहा है। और इसको उगाना अगर हम पूरे कंट्री में देखेंगे तो ये इलीगल है, क्योंकि हमारे पास में ऑलरेडी एक एक्ट है एनडीपीएस नाम का। एनडीपीएस एक्ट आया था 1985 में। एनडीपीएस की फुल फॉर्म है नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट। तो ये एक्ट कहीं ना कहीं यहाँ पर इस, चाहे वो कैनबिस हो, भांग हो, उसके बाद गांजा हो, चरस हो, हर चीज़ के कल्टीवेशन को रोकने का काम करता है कि आप ना ही इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं, ना ही आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ना ही इसको सेल कर सकते हैं, ना ही इसको स्टोर कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति यह हरकतें करता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे उसके खिलाफ एक्शंस लिए जा सकते हैं इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत। समझ गए। फिलहाल यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अलाउ किया है, कुछ कुछ गवर्नमेंट्स ने यहाँ पे अलाउ किया है, लेकिन किसके लिए? केवल और केवल मेडिसिनल पर्पज़ के लिए। तो आप कहोगे एक मिनट, अभी तो आपने बोला कि यहाँ पर हमारे पास में एक्ट है जहाँ पे इसको उगाना अवैध है। देखो, उगाना अवैध है लेकिन मेडिकल पर्पज़ को छोड़कर, एक्सेप्ट मेडिकल पर्पज़, तो क्योंकि दवाइयों के अंदर भी यूज़ होता है तो उसको छोड़कर वैसे आप इसको ग्रो कर सकते हो, लेकिन उसके लिए काफ़ी सारे अप्रूवल्स हम लोगों को चाहिए होते हैं। नाउ अब थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कैनबिस कल्टीवेशन के बारे में। हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से दोस्तों काफ़ी रेलिवेंट है। बहुत सारे डेटा आपको यहाँ पर मिलेगा, आप स्क्रीन पर नीचे देखते हुए चलना, इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो कैनबिस बेसिकली यहाँ पर हमारे 3 अलग अलग पौधों के ग्रुप को बिलोंग करता है। ऐसे पौधे जिसमें साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी जिसका कंजम्पशन करते एक इंसान हाई हो जाता है, यानी नशे में पहुँच जाता है। और वो 3 प्लांट्स कौन कौन से हैं? एक है कैनबिस सैटिवा, दूसरा कैनबिस इंडिका और तीसरा कैनबिस रुडेरेलिस। ये 3 इंपॉर्टेंट प्लांट्स जिसमें साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज़ हैं। इसमें से जब हम लोग कैनबिस की बात करते हैं तो वो कैनबिस सैटिवा है, ठीक है, जिसका हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब दोस्तों जो ये कैनबिस होता है ना, ये जो भांग होता है, ये 120 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है, लेकिन इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो जानी जाती है वो है कैनाबिनॉइड्स। ठीक है, मतलब कि 120 कंपोनेंट जो होते हैं इसके अंदर में वो हम लोग कैनाबिनॉइड्स के नाम से जानते हैं। और 120 में से केवल और केवल 2 कंपोनेंट को ही लोग जानते हैं, और वो 2 कंपोनेंट कौन कौन से हैं? एक तो होता है कैनाबिडॉल, ठीक है। अभी जो कैनाबिडायोल है ना, इसके अंदर ज़्यादा साइको एक्टिव सब्सटेंसेस देखने को मिलेगा नहीं, ये कोई ज़्यादा नशीला होता नहीं है। इसका यूज़ हम लोग दवाइयों में, इवन यहाँ पर इसका ऑयल बनाया जाता है, CBD ऑयल आपने सुना होगा, तेल आता है वो, उस तेल से यहाँ पर आप अपने शरीर की सूजन या दर्द को कम कर सकते हो, या माइग्रेन का इशू, एंजाइटी, सीजर्स, इस प्रकार की चीज़ों को टैकल किया जाता है। समझ गए। तो इसी भांग के अंदर में एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी है जिसको हम लोग कैनाबिडियोल के नाम से जानते हैं, जो कि जहरीला नहीं है, नशीला नहीं है, लेकिन इसी में एक और कंपोनेंट भी होता है जिसको हम THC के नाम से जानते हैं। THC का मतलब है टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल। अब जो ये टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल है, यही सबसे मेन साइको एक्टिव कंपाउंड है हमारे कैनबिस के अंदर में। यानी एक इंसान अगर नशे में पहुंचता है इसका कंजम्पशन करने के लिए, अगर वो हाई हो जाता है तो उसके पीछे का रीज़न है THC, दैट इज़ टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल। तो कैनबिस का कल्टीवेशन अगर आप देखोगे दोस्तों तो इतिहास इसका बहुत पुराना है, 12,000 सालों से यहाँ पर इसको ग्रो किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो मानवता के अंदर में सबसे पुराना ये क्रॉप है जिसको हम पुरानी तरीके से उगा रहे हैं। इसका ट्रेडिशनल वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो कई सारे स्कॉलर्स हैं, उन्होंने यहाँ पर बोला है कि जो ये हमारा कैनबिस है ना, इसको हमारा जो अलग अलग जो रिचुअल वैदिक ड्रिंक होती हैं, उस वैदिक ड्रिंक जैसे कि सोम जिसको हम बोलते हैं, सोम के अंदर में सबसे मेन इंग्रेडिएंट हुआ करता था। और सोम के बारे में मेंशन किया गया ऋग्वेद और भगवद गीता दोनों के अंदर में। तो वहाँ पर भी कैनबिस का जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं दोस्तों रेगुलेशन की, यानी किस तरीके से हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो 1961 में एक कन्वेंशन आया, सिंगल कन्वेंशन। कई सारी कंट्रीज साथ में मिलकर अग्रीमेंट करती हैं, और उनका मेन कहना यहाँ पर यह था कि जो ये कैनबिस है, इसके मैन्युफैक्चरिंग, इसका कंजम्पशन वगैरह, इसके ऊपर कंट्रोल लगाएंगी, इसके ऊपर रोक लगाएंगी, ठीक है। मेडिकल पर्पस को छोड़कर बाकी किसी पर्पस के लिए इसको अलाउ नहीं किया जाएगा। अब भारत में कैनबिस कल्टीवेशन किस प्रकार से हो रहा है? तो इंडिया ने भी यहाँ पर कैनबिस कल्टीवेशन को बैन कर रखा है। कैसे? क्योंकि हमारे पास में वही एक्ट है NDPS एक्ट, जिसके बारे में आपको बताया था, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट। तो आज के समय पर जो चरस, गांजा या फिर और कोई भी ऐसी चीज़ें, इनसे बनाई हुई जो ड्रिंक हैं, इन सब प्रोडक्ट्स को बैन कर रखा है इंडिया में NDPS एक्ट के तहत, हेम्प कल्टीवेशन यानी भांग को छोड़कर। अब दोस्तों यहाँ पर इसी में एग्जेम्पशन दे रखा है। एग्जेम्पशन क्या दे रखा है? जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल जैसे भांग है, इसको यहाँ पर अलाउ किया गया है, लेकिन किस चीज़ के लिए? केवल और केवल यहाँ पर मेडिकल पर्पज़ के लिए। और उत्तराखंड पहला राज्य बनता है दोस्तों देश के अंदर में जो कि कहीं ना कहीं कैनबिस के कल्टीवेशन को अलाउ करता है, लीगलाइज करता है। कानूनी तौर पर अब उत्तराखंड में उगाया जा सकता है। ये काम 2017 में उत्तराखंड में कर दिया गया था, लेकिन ये कैनबिस केवल और केवल इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए उगाया जाएगा, इतनी अप्रूवल यहाँ पे उत्तराखंड ने दी है। इंडस्ट्रियल पर्पज़ के अलावा अगर किसी दूसरे पर्पज़ के लिए इसका यूज़ करोगे तो कहीं ना कहीं जेल हो जाएगी, सजा हो जाएगी।
उसके बाद हमारी जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने एक लीगल स्टेटस दे दिया इस कैनबिस को उगाने के लिए, और कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पर ये स्टेटस मिल गया। फॉर एग्जांपल राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सबके पास में ये अभी उगाने की पावर है। दोस्तों कई सारी कंट्रीज़ और भी हैं जो कि कहीं ना कहीं कैनबिस कल्टीवेशन को उगाने के लिए अलाउ करती हैं। फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ हो गई, उरुग्वे, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, इन सभी कंट्रीज़ में यहाँ पर अलाउ किया गया है, परमिट किया गया है इसको उगाने के लिए। क्वेश्चन यहाँ ये है कि अगर हम कैनबिस के कल्टीवेशन को लीगलाइज कर देते हैं, कानूनी तौर पर इसको उगाने का अप्रूवल दे देते हैं या परमिट जारी कर देते हैं, तो इसका इंपॉर्टेंस होगा क्या, इसका कुछ फ़ायदा वगैरह होगा क्या? बिल्कुल फ़ायदा होगा। पहला फ़ायदा, सरकार का रेवेन्यू जनरेट होगा। भाई इंडिया में किसी भी स्टेट के अंदर में कैनबिस का प्रोडक्शन हो रहा है तो सरकार को टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आप देखोगे तो इससे रूरल इकोनॉमी को फ़ायदा मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश में किसी पर्टिकुलर रीजन में इसको उगाया जाता है तो उसकी उस पर्टिकुलर एरिया की जो इकोनॉमी है वो यहाँ पर इंप्रूव होगी। हिमाचल प्रदेश में फॉर एग्जांपल कुल्लू की बात करें, मंडी की बात करें, तो यहाँ पर जो ये हेम्प है ये बहुत लंबे समय से यूज़ किया जा रहा है अलग अलग पर्पज़ में, फुटवियर, रोप्स, मैट्स, फूड आइटम्स को यहाँ पर बनाने के लिए। फिर उसके बाद में आप देख पाओगे कुलिनरी इंपॉर्टेंस। कभी कभी हिमाचल प्रदेश में ना बहुत ज़्यादा, मतलब जब बर्फ़ गिरती है, जब स्नोफॉल होता है हिमाचल प्रदेश में, तो उस समय पर लोगों को अपना शरीर गर्म रखना होता है। तो उस दौरान यहाँ पर एक डिश बनाई जाती है, और वो जो डिश है वो भी कैनबिस सीड से बनाई जाती है, यानी इसके बीज से बनाई जाती है। और वो बीज अगर सीड में यूज़ करते हैं तो इससे जो लोग हैं वो अंदर से गर्म और एनर्जेटिक रहते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर हम marijuana या फिर इन जैसी चीज़ों को लीगलाइज करते हैं तो इससे बहुत सारी जॉब जनरेट होंगी, प्लस जो ह्यूमन का कंसंट्रेशन है वो इंप्रूव होगा, मेडिकल प्रॉब्लम्स कई सारे लोगों में होती है वो इंप्रूव होंगी, एग्रीकल्चर की इनकम इंप्रूव होगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप कह सकते हो एक फ़ायदे के तौर पर देखी जा सकती है। तो कैनबिस कल्टीवेशन को अप्रूवल देने के पीछे का इंपॉर्टेंस ये है। अब बात आती है इसके पीछे की चिंताएं क्या हैं, कि अगर चलो इंपॉर्टेंस दे भी दिया और सही से इसको कंट्रोल ना किया गया तो इससे क्या क्या चिंता हो सकती है। पहला, इसका डाइवर्जन। देखो, जब भी इसको अप्रूवल दिया जाएगा हमेशा मेडिकल पर्पज़ के लिए दिया जाएगा, लेकिन क्या वाकई में मेडिकल पर्पज़ के लिए ग्रो किया जाएगा? कई सारे लोग होंगे जो कि इसका एज आ इलीगल कंजम्पशन स्टार्ट कर देंगे, और इलीगल कंजम्पशन स्टार्ट कर देंगे तो उससे उसकी मेंटल हेल्थ ख़राब होनी स्टार्ट हो जाएगी, वो इंसान डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाएगा, मेंटल इलनेस होना स्टार्ट हो जाएगा, और मेंटल इलनेस जैसी बढ़ गया उससे उसका जो ब्रेन फंक्शनिंग है, दिमाग काम करना ख़त्म हो जाएगा, वो सही से कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, कुछ पढ़ नहीं पाएगा, इन्फॉर्मेशन को दिमाग में रख नहीं पाएगा, और फिर उसके बाद में उसके लंग्स जो फेफड़े हैं वो डैमेज होने लगेंगे। या फिर अगर कोई प्रेग्नेंट वेमन, ठीक है, अगर कोई यहाँ पर प्रेग्नेंट महिला है वो अगर कैनबिस का यूज़ कर लेती है तो उससे खासकर उसके बच्चे के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है, बच्चे का वज़न कम हो सकता है, या समय से पहले बच्चे की डिलीवरी हो सकती है, जिसकी वजह से उसके बॉडी में जो न्यूट्रिशन होने चाहिए थे वो नहीं होंगे। समझ गए? तो ये यहाँ पर कुछ चिंताएं भी हैं। तो ओवरऑल हर एक एस्पेक्ट में मैंने आपको ये पूरा आर्टिकल पढ़ाया है, ऐसे ही मैं हर एक आर्टिकल में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। ना दोस्तों, अब हम पहले अपने एडिटोरियल डिस्कशन को देखेंगे। आज जो एडिटोरियल्स हैं, काफ़ी सारे एडिटोरियल्स रिपीटेड हैं, रिपीटेड मतलब सेम टॉपिक पर, लेकिन कुछ हमारे काम के भी हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये 3 व्यक्ति हैं जिन्होंने मिलकर इस एडिटोरियल को लिखा। बहुत शानदार पॉइंट्स लिखे हैं कि किस तरीके से जो डिज़ास्टर का रिस्क है उसको हम लोग यहाँ पर कम कर सकते हैं, किस तरीके से कुछ कंट्रीज़ जो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रही हैं उनको बचाया जा सकता है, G20 का कितना बड़ा महत्व है, वो सब कुछ यहाँ पर डिस्कस किया गया है, वो हम लोग कवर करेंगे। फिर एक और एडिटोरियल है हमारे पास जो कि दोस्तों बिजनेस लाइन का है। बिजनेस लाइन आपको पता होगा द हिंदू का ही एक इनिशिएटिव है। तो यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन कर रखा है वाटर स्कैरसिटी के बारे में। बहुत ही ज़्यादा शानदार एडिटोरियल आपको ये देखने को मिलेगा। ए नारायण मूर्ति साहब ने इस आर्टिकल को लिखा है। सारे पॉइंट्स बताए हैं कि इंडिया में किस तरीके से पानी की कमी होती चली जा रही है, आने वाले समय पर हमें क्या प्रॉब्लम्स फेस होने को मिल सकती हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर कितना कह सकते हो अफेक्ट हो सकता है, दूसरी चीज़ हम इसका क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ये सब कुछ डिस्कस किया गया है। समझ गए? तो बहुत डिटेल से मैं कवर करूंगा, सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर एडिटोरियल की आपको समझाऊंगा। आज का जो मेंस का क्वेश्चन है वो इसी एडिटोरियल के ऊपर बेस्ड है, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम इसी को कवर करेंगे, बस स्क्रीन पर नीचे देखते हुए चलना, सारी इन्फॉर्मेशन आपको बढ़िया से क्लियर होती हुई चलेगी। एड्रेसिंग वाटर स्कैरसिटी, तो कॉन्टेक्स्ट क्या है पहले हम वो समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का एक डेटा आया है। उस डेटा के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो जून जुलाई अगस्त ये जो 3 महीने हैं 2023 के अंदर में, इस दौरान अब की बार जो साउथ वेस्ट मानसून है वो थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आया। जो मानसून है हमारा वो कमज़ोर नज़र आया, बारिश थोड़ी सी कम नज़र आई, जबकि नॉर्थ इंडिया में कहीं कहीं पर काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है। अभी यहाँ पर आप देख पाओगे दिल्ली में, दिल्ली के आसपास के रीजन में कल तो बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई है। तो यहाँ पे बोला यह जा रहा है
कि फिर भी अगस्त 2023 में जितनी बारिश होनी चाहिए थी उससे 42% कम बारिश आपको देखने को मिलेगी कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में। अगस्त के महीने में जो रेनफॉल है, जो बारिश है, ये 32% बिलो नॉर्मल है। और सदर्न स्टेट्स में, हमारे जो साउथ वाले स्टेट्स हैं, वहाँ पर 62%। अगर आप देखोगे तो मतलब सदर्न स्टेट्स में फिर भी थोड़ा बहुत देखने को मिला है, और नॉर्थ स्टेट्स में भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फिर भी देखने को मिली है। लेकिन ओवरऑल अगर हम पिछले कुछ सालों से अगर हम कंपेयर करेंगे तो उस कंपैरिजन में इस बार अगस्त के महीने में बारिश कम हुई है। पिछले 122 सालों में कंपैरिजन किया गया है, यानी 1901 से अभी तक अगर आप देखोगे तो भारत में इस साल 2023 में अगस्त के महीने में सबसे कम बारिश हुई है। नहीं तो अभी तक पिछले 122 साल को अगर आप देखोगे तो अगस्त के महीने में अच्छी खासी बारिश हुआ करती थी। और इसके पीछे का रीज़न यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा आगे। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये भी बोली जा रही है कि भाई 1 महीना रह गया है, 1 महीना और हमारा साउथ वेस्ट मानसून पूरा ख़त्म हो जाएगा, सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी, मानसून चला जाएगा, तो भाई बारिश का तो कोई नाम और निशान नहीं है। यानी अब की बार बारिश में कमी रह गई, और बारिश में कमी रह जाएगी तो इससे सीधा सीधा हमारा जो इम्पैक्ट है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर पड़ेगा, खेती बाड़ी के ऊपर पड़ेगा। और इससे कहीं ना कहीं हमारे देश भर में इन्फ्लेशन या और सारी भुखमरी जैसी जो प्रॉब्लम्स है वो होनी शुरू हो जाएंगी। अब राइटर ने यही बताया पानी का इंपॉर्टेंस क्या है। अब पहले ये बोलते हैं कि आखिरकार जो ये डेटा है हमें क्या बताता है। देखो, जो नेट अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि भारत को एक साल में कितना पानी चाहिए होता है, इंडिया को एक साल में लगभग 1121 बिलियन क्यूबिक मीटर्स के आसपास पानी चाहिए होता है। जबकि मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स का डेटा हमें यह दिखाता है कि जो आने वाले समय पर डिमांड है, फॉर एग्जांपल 2050 तक जो डिमांड है पानी की, वो लगभग 1447 बिलियन क्यूबिक मीटर तक हो जाएगी। अरे इंडिया में इतना यूज़ कर सकते हैं हम, 2050 तक ये डिमांड और बढ़ने वाली है, लेकिन पानी का शॉर्टेज लगातार हो रहा है। और अभी पानी की स्कैर्सिटी आज से ही देखने को मिल रही है, और आने वाले 10 सालों में पानी का शॉर्टेज और ज़्यादा होने वाला है। इवन यहाँ पर हमारे पास में एक इंडेक्स है जिसको हम बोलते हैं फैल्कन मार्क वाटर इंडेक्स। इस इंडेक्स के में क्या बताया जाता है, ये जो इंडेक्सेस का यूज़ किया जाता है पानी की कमी को मेजर करने के लिए। पूरे दुनिया में जो पानी की कमी है उसको मापने के लिए इस इंडेक्स का यूज़ किया जाता है। तो इस इंडेक्स ने यहाँ पर बोला कि जहाँ पर भी अगर पानी प्रेजेंट होता है, जहाँ पर भी जो पानी है वो पर कैपिटा के हिसाब से 1700 क्यूबिक मीटर एक साल में अवेलेबल है, वहाँ पर वाटर स्कैर्सिटी देखने को मिलेगी। समझ गए? यानी 1700 क्यूबिक मीटर से अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में पानी कम मिल रहा है साल भर के अंदर में, तो वहाँ पे वाटर स्कैर्सिटी है। और इस इंडेक्स के माध्यम से अगर हम देखें तो लगभग 76% जो लोग हैं भारत में वो ऑलरेडी पानी के कमी वाले रीजन में जी रहे हैं, वाटर स्कैर्सिटी से गुजर रहे हैं। कहोगे रीज़न बताओ, मैं आपको तमिलनाडु का एक केस बताता हूँ। तमिलनाडु के अंदर अगर आप देखोगे तो कई सारे वाटर स्कैर्स रीजन्स आपको नज़र आएंगे। ठीक है, वाटर जो डिमांड है तमिलनाडु के अंदर में कह सकते हो वो लंबे समय से काफ़ी ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल 2004 में, साल 2004 में तमिलनाडु के अंदर में जो पानी का रिक्वायरमेंट था, जो ज़रूरत थी पानी की, वो लगभग 31,458 मिलियन क्यूबिक मीटर्स के आसपास थी। लेकिन इसकी जो सप्लाई है वो केवल और केवल 28,643 मिलियन क्यूबिक मीटर्स के आसपास हो पाई। यानी डिमांड से कह सकते हो डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है पानी की, ऑब्वियस सी बात है। यानी कि कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको पानी प्रॉपर नहीं मिल पाया जितना उनका रिक्वायरमेंट है, पानी का कमी देखने को मिला। तो तमिलनाडु ऑलरेडी यहाँ पर ये जो वाटर शॉर्टेज है ये पिछले 30 सालों से एक्सपीरियंस कर रहा है। 1990 से लेकर अभी तक सिनेरियो देखोगे तो ऐसा ही चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इंडिया में कई सारे स्टेट्स ऑलरेडी हैं जहाँ पर पानी का स्कैर्सिटी, पानी की कमी नज़र आएगी। और अगर इस तरीके की यहाँ पर एक्टिविटीज़ रहेंगी या रेनफॉल वगैरह के अंदर में डेफिसिट होगा तो इससे प्रॉब्लम्स और बढ़ती हुई नज़र आएंगी। अब राइटर बोलते हैं इसके पीछे के मेन रीजंस क्या है, यानी अगर भारत में वाटर स्कैर्सिटी हो भी रही है तो मेन कारण क्या है। कई सारे कारण बताए गए। नंबर 1 कारण अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। भारत के अंदर में सही से जो बारिश है वो देखने को नहीं मिलेगी। कई सारे रीजन में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो गई है, कई सारे रीजन में बारिश हुई नहीं है। फॉर एग्जांपल केरला और मेघालय, यहाँ पर एक हद से ज़्यादा बारिश हो गई। प्लस कुछ रीजन्स ऐसे जो सूखे रह गए, राजस्थान, गुजरात, यहाँ पर हमेशा पानी का शॉर्टेज देखने को मिला है। तो बारिश में ऐसी स्थिति बनी रहती है इंडिया के अंदर में, कहीं पर बारिश होती है ज़्यादा, कहीं पर नहीं होती है। ठीक है, इसकी वजह से भी कह सकते हो कहीं कहीं पर जो पानी का शॉर्टेज है वो हमें देखने को मिलेगा। दूसरा जो रीज़न है पानी का शॉर्टेज का वो है ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सट्रैक्शन करना। ज़मीन के नीचे से जो पानी है दोस्तों उसको हम निकाल तो रहे हैं लेकिन उसकी जो गति है वो तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है। ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन तेज़ी से बढ़ चुका है, यानी ज़मीन के नीचे से पानी को निकाला जा रहा है सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए, डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, लेकिन वो वाटर टेबल भर नहीं रहा है, लगातार गिरता चले जा रहा है, नीचे डाउन होता चले जा रहा है। एक रिपोर्ट आई है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की
उसके अकॉर्डिंग बोला गया है कि जो इंडिया है वो अपने ग्राउंड वाटर रिसोर्स को बहुत ही ज़्यादा बड़े स्तर पर यूज़ कर रहा है, स्पेशली पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु के अंदर में सबसे ज़्यादा वो ग्राउंड वाटर निकाला जा रहा है। इसकी वजह से भी जो पानी की कमी आने वाले समय पर वो और ज़्यादा होने वाली है। जो ग्राउंड वाटर है ये 2039 तक यानी 2039 तक 300 मीटर तक ख़त्म हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद में एक और प्राइमरी रीज़न है जिसकी वजह से वाटर स्कैर्सिटी भारत में हो रही है, वो है इनएफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट। हमारे पास में अगर पानी प्रेजेंट है भी तो उसका प्रॉपर मैनेजमेंट हमें आता नहीं, वेस्टेज बहुत होता है। अब अगर आप दोस्तों एग्रीकल्चर सेक्टर में देख लो, सीधा पानी ऐसे खेतों में छोड़ दिया जाता है, जिससे खेतों की रिक्वायरमेंट तो पानी की कम है, लेकिन पानी बहुत सारा छोड़ने की वजह से आधा पानी वेस्ट हो जाता है। तो प्रॉपर पानी का मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, समझ गए। ऐसे यहाँ पर हमारे पास में वाटर को स्टोर करने के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, पानी के रिसोर्सेज को मेंटेन करने की फैसिलिटीज़ हमारे पास में नहीं है, तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने ये बोला है कि इंडिया कहीं ना कहीं 50% जो इसका इरिगेशन वाटर होता है ना, वो कहीं ना कहीं कह सकते हो वो ख़त्म हो रहा है, बेफालतू में जा रहा है, उसका लॉस हो रहा है 50% के आसपास। आधा पानी हम वेस्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। उसके लिए हमें सिंचाई के लिए नई योजनाएं लानी पड़ेंगी। नई योजनाएं की नई टेक्नोलॉजीज़ ऑलरेडी हमारे पास में दोस्तों, स्प्रिंकलर इरीगेशन है, उसके बाद ड्रिप इरीगेशन है, ये सारी इरीगेशंस थोड़ा थोड़ा पानी का यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजीज़ अभी विस्तार से बड़ी नहीं है। फिर एक और रीज़न आपको देखने को मिलेगा, वो है रैपिड अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तेज़ी से शहरीकरण होना, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होना, इसकी वजह से भी जो पानी की डिमांड है शहरों में या इंडस्ट्रियल हब में वो तेज़ी से बढ़ चुकी है। नीति आयोग का अगर हम एक कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स को देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भारत के बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहाँ पर पानी की कमी बहुत समय से यानी बहुत सालों से हो रही है, और वो कमी आज और बढ़ चुकी है। पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है, शहर के अंदर लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वाटर स्कैर्सिटी और बदतर होती चली जा रही है। फिर एक और रीज़न है पॉल्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। हम लोग क्या कर रहे हैं, लगातार अपने नदियाँ, झील, ग्राउंड वाटर, इनको गंदा करते हुए चल रहे हैं। इसकी वजह से भी जो वाटर स्कैर्सिटी है वो बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि पानी के अंदर में अगर प्रदूषण होगा तो इससे सीधा सीधा जो पानी है जो हमारे ह्यूमंस के लिए अवेलेबल है या एनवायरमेंटल यूज़ के लिए अवेलेबल है, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही यहाँ पर इम्पैक्ट होती हुई नजर आएगी। इवन सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम बात करें तो भारत के अंदर जो मेजर नदियाँ हैं, गंगा, यमुना, ये बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रदूषण देखने को मिला है, जिसकी वजह से इनका वाटर क्वालिटी और वाटर अवेलेबिलिटी बुरी तरह से अफेक्ट हुई। फिर एक और रीज़न है क्लाइमेट चेंज, यानी लगातार आपको पता होगा भारत में जो ये वेदर है, जो मौसम है, वो अपना रुख बदल लेता है। टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। क्लाइमेट चेंज में हम देख पाते हैं आमतौर पर जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, गर्मी ज़्यादा होती है। इसका इम्पैक्ट सीधा वाटर रिसोर्स के ऊपर होता है, समझ गए। इससे सूखा पड़ने लगता है, पानी की अवेलेबिलिटी कई गुना तेज़ी से कम होने लगती है। अब की बार यहाँ पे एल नीनो भी देखने को मिला। एल नीनो की वजह से भारत में बारिश कम होती है, सूखा पड़ने लगता है, वो भी हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से वाटर स्कैर्सिटी इंडिया में नज़र आ रही है। अभी कारण ख़त्म नहीं हुआ है। एक और कारण राइटर ने मेंशन किया है, वो है इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर। हमारी खेती बाड़ी के लिए, हमारे कृषि क्षेत्र के लिए हम पानी का सही से उपयोग नहीं कर रहे हैं। लगभग कह सकते हो कि ज़्यादातर जो इरिगेशन मेथड्स हैं, ज़्यादातर जो सिंचाई की जा रही है वो पुराने तरीके से की जा रही है। यहाँ पे पानी का लॉस बहुत ज़्यादा होता है। और आप देखोगे कुछ फसलें ऐसी हैं, जैसे गन्ने की फसल हो गई, कॉटन की हो गई, पैडी हो गई, ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं। यहाँ पे भरपूर मात्रा में दबा के पानी यूज़ करना पड़ता है, उसके बाद जाके फसल बेहतरीन तरीके से ग्रो करके आती है। लेकिन हमारा पानी का टेबल लगातार नीचे डाउन होता हुआ चले जा रहा है, उसकी वजह से भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स आपको नजर आएंगी। सरकार क्या कर रही है, अलग अलग तरीके से सपोर्ट कर रही है। कई सारे स्टेट्स में बिजली के ऊपर सब्सिडी दी गई है फार्मर्स को। इससे फार्मर बहुत ज़्यादा पानी का उपयोग कर रहे हैं, ओवर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बिजली यहाँ पर फ्री है, पंपिंग करके सारा पानी निकाला जा रहा है हमारे ग्राउंड के अंदर से। फिर उसके बाद में एक और रीज़न है, वो है लैक ऑफ एडिक्वेट वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे पास में प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं है पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में लगाने के लिए। जैसे स्टोरेज रेजर्वोयर बना सकते हैं, कैनल बना सकते हैं, ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ लगा सकते हैं, तो पानी का मैनेजमेंट हो सकता है, लेकिन वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट की कमी है, निवेश की कमी है। फिर बात आती है पॉपुलेशन ग्रोथ। भारत ओवरऑल पूरे इंडिया को देखोगे तो आज के समय पर दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। तो इंडिया के पास में लार्जेस्ट पॉपुलेशन है पूरे दुनिया में। हमारी पॉपुलेशन 1.4 बिलियन के आसपास है, 140 करोड़ से भी ज़्यादा की आबादी है। ये पॉपुलेशन 2050 तक 1.7 बिलियन तक हो जाएगी। तो आने वाले समय पर पानी की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है, लेकिन पानी की अवेलेबिलिटी कम होने वाली है। तो अगेन दुनिया में आने वाले समय पर, इंडिया में स्पेशली, बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। फिर उसके बाद में अब राइटर ने ये बोला, ये तो मेन कारण थे पानी की कमी के पीछे के रीज़न के। अब ये बताओ
इसका इफेक्ट क्या होगा? चलो पानी कम भी हो गया तो क्या कोई असर पड़ रहा है क्या पानी की कमी की वजह से? बहुत बुरा असर पड़ रहा है। सबसे पहला हेल्थ इश्यूज़। देखो हमारे पास में जो पानी प्रेजेंट है वो कम है, इवन साफ़ पानी तो बहुत ही कम प्रेजेंट है। और साफ़ पानी सही जगह पर या सभी जगह पर ना मिलने की वजह से कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही हैं। लोगों में डिहाइड्रेशन, इन्फेक्शन, बीमारियां, इवन लोगों की मृत्यु तक हो रही है गंदे पानी पीने की वजह से। नीति आयोग की एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि हर साल दोस्तों, हर साल 2 लाख लोगों की जान जाती है। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉपर पानी का सप्लाई नहीं मिल पाता। ये अपने आप में बहुत बड़ा डेटा है। अब उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने खुद बताया कि इंडिया के अंदर में 18% जो दुनिया की पॉपुलेशन है, यानी कि दुनिया की जो पॉपुलेशन उसके 18% भारत में है, लेकिन पीने का पानी उन 18% के लिए केवल 4% है। तो कहीं ना कहीं 2023 में जो ये प्रॉब्लम है ये भी दिख रही है हमें। 91 मिलियन इंडियंस के पास में, ऐसे इंडियंस हैं 91 मिलियन के आसपास जिनके पास में सेफ़ पीने वाला पानी है नहीं, गंदा पानी का यूज़ कर रहे हैं वो लोग। तो ये इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा जो इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा वो इकोसिस्टम के ऊपर देखने को मिलेगा, क्योंकि पानी की अगर कमी होगी तो इससे सीधा हमारे वाइल्ड लाइफ के ऊपर में, हमारा जो नेचुरल हैबिटेट है, बहुत सारे जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं, है ना, बहुत सारे जानवर हैं, उनके पास पानी नहीं पहुंचेगा। वो पानी को खोजते खोजते जहाँ पे लोग रह रहे हैं, ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं, गाँव हैं, वहाँ पे घुस जाएंगे। फिर वहाँ पे इंसानों के साथ में उनका संघर्ष शुरू हो जाएगा, जिसके बाद यहाँ पे कह सकते हो कि उस संघर्ष के अंदर में कई बार हो सकता है जानवर मारा जाए, कई बार इंसान मारा जाए। ये प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाएंगी। फिर एक और यहाँ पर जो इफेक्ट आएगा वो है रिड्यूस्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। ऑब्वियस ही बात है भाई, पानी नहीं होगा प्रॉपर तो उसके बाद यहाँ पे हमारी जो फसल है वो भी बढ़िया ग्रो नहीं करेगी। कई सारी फसल, फॉर एग्जांपल चावल भी आज हम खा रहे हैं, तो चावल भी एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा लगता है। तो वो जो वाटर स्कैर्सिटी है, पानी की जो कमी है, वो सीधा सीधा हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर एक दुष्प्रभाव डालेगी, क्योंकि वाटर स्कैर्सिटी की वजह से हमारे जो फसलों का प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। और फसलें अगर कम होंगी तो ऑब्वियस ही बात है मार्केट के अंदर में जो अनाज है वो कम रहेगा, जबकि लोगों के पास में डिमांड तो उतनी है, मांग तो उतनी है, भाई खाना रोज़ खा रहे हैं लोग, लेकिन मार्केट में आएगा नहीं खाना। अब मार्केट में अनाज नहीं आएगा तो इससे क्या होगा, देश भर के अंदर में गरीबी और भुखमरी तेज़ी से बढ़ने लगेगी। फिर उसके बाद में एक और इफेक्ट पड़ेगा, वो है इकोनॉमिक लॉसेस। जो वाटर स्कैर्सिटी है, जो पानी की कमी है, इससे सीधा सीधा एक हमारी जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो विकास है, वो भी बुरी तरह से अफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि पानी की कमी की वजह से हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़िया नहीं हो पाता। कई सारी इंडस्ट्रीज़ है, चाहे वो स्टील इंडस्ट्री, कई सारी इंडस्ट्रीज़ जहाँ पर पानी का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब पानी की कमी की वजह से वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हमारा बुरी तरह से अफेक्ट होता है। उसके साथ साथ यहाँ पर दोस्तों पानी का सप्लाई, ट्रीटमेंट वगैरह काफ़ी तेज़ी से, इसका जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। तो वाटर स्कैर्सिटी के साथ साथ मतलब इस पानी की कमी की वजह से हमारे जो टूरिज़्म, ट्रेड, सोशल वेलफेयर सभी पूरी तरह से अफेक्ट हो रहा है। इससे सीधा सीधा हमारे इकोनॉमी के ऊपर में झटका लगता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि क्या कोई सोल्यूशन वगैरह है? तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी लग रही है हमें, कोई उपाय इसका? तो बिल्कुल राइटर ने यहाँ पर कुछ अपने कह सकते हो वे फॉरवर्ड या फिर कह सकते हो कुछ सोल्यूशंस यहाँ पे दिए हैं वाटर स्कैर्सिटी से लड़ने के लिए। सबसे पहला, रिड्यूस ओवर कंजम्पशन, यानी जितना हमारी रिक्वायरमेंट है भाई हम उतना यूज़ करें, उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा पानी यूज़ हो रहा है उसके ऊपर थोड़ी सी रोक लगाई जाए। कैसे रोक लगाई जा सकती है? फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर सेक्टर में अधिक से ज़्यादा यानी आधा पानी वेस्ट हो रहा है, तो उसके लिए हमें नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना होगा। फॉर एग्जांपल रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट मॉनिटरिंग का यूज़ कर सकते हैं। इससे हमारे फार्मर्स को एक पूरी प्लानिंग मिल जाएगी कि किस तरीके से जो हमारा वेदर है, वेदर की कंडीशंस है, मौसम है, उसके बेसिस पर वो अपने इरिगेशन की प्लानिंग कर सकते हैं। इससे पानी को बचा सकते हैं। या दूसरी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर सकते हैं जिससे केवल फसलों की रिक्वायरमेंट के लिए, फसलों की ग्रोथ के लिए यहाँ पर पानी को दिया जा सके, उसके अलावा पानी वेस्ट ना हो। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा कदम हम उठा सकते हैं वो है इन्वॉल्विंग वाटर एफिशिएंसी। जो दूसरा तरीका है पानी की कमी को पूरा करने के लिए वो यह है कि हमें वाटर सिस्टम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना होगा। बड़े बड़े नेटवर्क्स बनाने पड़ेंगे, ट्रीटमेंट प्लांट बनाने होंगे जहाँ पे गंदे पानी को साफ़ किया जाए, पानी को स्टोर करने की फैसिलिटीज़, बारिश के पानी को स्टोर करने की फैसिलिटीज़, लीक्स हो रहे हैं कहीं कहीं पर उसको रिपेयर करने होंगे। तो इनसे हम थोड़ा सा पानी को बचा सकेंगे। समझ गए। उसके बाद यहाँ पर एक और सोल्यूशन हो सकता है, वो है एक्सपैंडिंग वाटर रिसोर्स, यानी वाटर सोर्सेज को बढ़ाना। हमारे पास में कुछ ऑल्टरनेटिव तरीके भी होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बारिश का पानी इकट्ठा करना सीखें, जो खारा पानी है उससे हमें नमक निकालना आना चाहिए, पानी को दोबारा से रीयूज़, गंदा पानी जो है उसको साफ़ करके दोबारा यूज़ करना आना चाहिए, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन में हमें यहाँ पर पानी निकालना आना चाहिए। तो यहाँ पर केवल एक सोर्स पे मत डिपेंड रहो कि केवल ज़मीन से सारा पानी निकालना है, ऐसा नहीं है। आपको अलग अलग सोर्सेज के ऊपर भी यहाँ पर डिपेंडेंसी बनानी पड़ेगी। जो डिसैलिनेशन प्रोसेस है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, इससे आप समुद्र का जो खारा पानी है उसको पीने के पानी में बदल सकते हो, उसको ड्रिंकिंग वाटर में तब्दील कर सकते हो।
तो ये सबसे यहाँ पर इसका बड़ा इंपॉर्टेंस नज़र आएगा, तो ये कदम हमें उठाने पड़ेंगे। फिर एक और स्टेप उठा सकते हैं, वो है प्रोटेक्टिंग वाटर रिसोर्सेज। हमारे झीलें, नदियाँ, वेटलैंड, फॉरेस्ट, सॉइल्स, इन सबको हमें बचाना पड़ेगा। इन सबको पोल्यूशन से बचाना पड़ेगा, क्योंकि पोल्यूशन से बचेंगे तभी पानी हमारा सुरक्षित रहेगा, वाटर की क्वालिटी मेंटेन रहेगी, सभी लोगों तक एक अच्छी क्वालिटी में वाटर पहुंच पाएगा। फिर उसके बाद में माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स का हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जैसे मैं आपको बता चुका हूँ ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन क्या करता है, केवल फसलों को थोड़ा 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 करके पानी देता है, जिससे वो फसल उगती रहती है। ठीक है, ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं होता खेतों में, ऐसा नहीं है सीधा पानी छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। स्प्रिंकलर में सीधा सीधा यहाँ पर पानी जो है फुब्बारे के फॉर्म में यहाँ पर कह सकते हो छिड़क दिया जाता है पूरी फसल के ऊपर में, तो फसल इससे भी धीरे धीरे यहाँ पर ग्रो करती रहती है। तो इसमें ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं होता है, तो ये वाला जो तरीका है इसको भी हम अपना सकते हैं। तो ये था यहाँ पे पूरा का पूरा हमारा एडिटोरियल, जहाँ पे हम लोगों ने प्रॉब्लम्स के साथ साथ हम लोगों ने सॉल्यूशंस को भी डिस्कस किया। तो एक बेहतरीन आर्टिकल था दोस्तों, पॉसिबिलिटी है इसको लेकर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन भी बन जाए। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या बोलता है, फटाफट इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू वाटर स्कैर्सिटी इन इंडिया। कौन कौन से मेन फैक्टर्स हैं, यानी कौन कौन से मेन कारक हैं जिसकी वजह से भारत में पानी की कमी देखने को मिल रही है। एंड व्हाट स्ट्रेटजीज कैन बी इम्प्लीमेंटेड टू एड्रेस दिस क्रिटिकल इशू। क्या क्या रणनीतियाँ हम लेकर चल सकते हैं या अपना कर चल सकते हैं जिससे इस मुद्दे से लड़ा जा सके। कहोगे ऐसी उठा के चेप दें क्या ऊपर वाला आंसर, नहीं। जो ऊपर मैंने आपको एडिटोरियल डिस्कस किया है वो बहुत ही ज़्यादा वर्ड्स में है, लेकिन आपने केवल 250 शब्दों में आंसर लिखना है। कला आपकी यही है कि उस पूरे एडिटोरियल को 250 शब्दों में आप कन्वर्ट कर दो, ये अपनी भाषा में आपने करना है। ऐसा नहीं सब कुछ उठा के चेप दिया, वो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। केवल 250 वर्ड्स में आपने यहाँ पर इस आंसर को लिखना है, समझ गए। तो इस वजह से मैंने पूरा एडिटोरियल पढ़ाया ताकि आप इन चीज़ों को समझो, अब अपने वर्ड्स में उसको 250 शब्दों में कन्वर्ट करके लिख दो। ये करना आ गया, समझो यहाँ पर आप मेंस के लिए तैयार हो, समझ गए। तो क्वेश्चन इंग्लिश में मैंने आपको बोल दिया है, हिंदी में एक बार बोल देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाले जो एस्पिरेंट्स इसको अच्छे से पकड़कर बढ़िया सा आंसर लिख सकें। क्वेश्चन ये है, भारत में पानी की कमी में योगदान देने वाले मुख्य कारक क्या हैं और इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए कौन सी रणनीतियाँ लागू की जा सकती हैं। 250 शब्दों में आंसर लिखना है। आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। फुल फॉर्म लिखोगे, मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पर 70,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लेकर सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर को लिखकर दोस्तों जब आप सबमिट करोगे ना, तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना है। एटलीस्ट सभी लोग को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा ग्रुप काम कर रहा है। अब आगे आते हैं अगले एडिटोरियल की तरफ। नेक्स्ट एडिटोरियल भी हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो हमारे राइटर हैं, एक हैं मियामी मिज़ुतोरी, कमल किशोर और शोम्बी शार्प। इनका मेन मकसद है कि किस तरीके से हम डिज़ास्टर रिस्क को कम कर सकते हैं। अगेन ये भी थोड़ा सा हमारे क्लाइमेट से लिंक करके आप इसको देख सकते हो। तो फिलहाल राइटर क्या मेंशन करते हैं, आओ पहले हम लोग इसके कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं। इसको मैं पूरा फिट कर देता हूँ स्क्रीन पर ताकि बढ़िया से सारी चीज़ें यहाँ पर आपको समझ में आती हुई नजर आएँ। सबसे पहली चीज़, सबसे पहला पैरा अगर आप देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अभी जो G20 का समिट हमने दिल्ली में देखा, 9 सितंबर 10 सितंबर ये 2 दिन यहाँ पर समिट चला। 10 सितंबर यानी कल के दिन ये समिट समाप्त हो चुका है। अब इस समिट के बाद में एक और बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है, हमारी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की मीटिंग है। आपको पता होगा हमारे पास में टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। वो डेवलपमेंट गोल्स हमें 2030 तक अचीव करने हैं हम सभी कंट्रीज़ को। इन डेवलपमेंट गोल्स में बहुत सारे गोल्स हैं, जैसे हंगर यानी गरीबी से लड़ना, ठीक है, पॉवर्टी को कम करना, इस प्रकार के कई सारे यहाँ पे गोल्स, जेंडर इक्वालिटी हो गया, प्रॉपर वाटर क्वालिटी को मेंटेन करना, ये सारे के सारे हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपको नज़र आएंगे। सिंपल है। तो इसका समिट भी होने वाला है कब, न्यूयॉर्क में होगा और अभी अगले सप्ताह होने वाला है। अब दुनिया भर की जो कंट्रीज़ है ना, ये आज के समय पर आप देखोगे इसी समिट की तरफ देख रही हैं। G20 समिट की तरफ अभी तक देख रही थी, वो समाप्त हुआ, अब यहाँ पर दूसरे समिट की तरफ दिखाई पड़ रही है सबकी नज़र। बोला ये जा रहा है कि जो रिस्क है, जो ये खतरा है, ये कहीं ना कहीं हम लोग कम करने के ऊपर थोड़ा फोकस कर सकते हैं। अगर आप देखो, मतलब क्या कह रहे हैं राइटर कि मतलब अगर आप कोविड-19 को देखोगे दोस्तों, कोविड-19 पेंडेमिक 2019 में शुरुआत होती है, 2019 के लास्ट में, फिर 2020 हमारा पूरा चला जाता है, 2021 हमारा पूरा चला जाता है, इवन 2022 का भी आधा साल हमारा इसी में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ये हमारा कोविड-19 पेंडेमिक है,
इस पेंडेमिक की वजह से दुनिया भर में कह सकते हो जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से डाउन हो गई। इकोनॉमी के साथ साथ एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमको देखने को मिली, वो है फूड इनसिक्योरिटी की। लोगों की थाली तक जो खाना पहुंच रहा था उसमें भी तकलीफ आने लगी। ठीक है, लोगों के यहाँ पे कहीं ना कहीं और प्रॉब्लम्स को फेस करने लगे। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ पर गरीबी में की रेखा में आ गए, गरीबी की रेखा से और नीचे चले गए, ये हालात हो गए। और ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं ये तो अपनी जगह, उसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट क्राइसिस अपने आप में ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है जिसके ऊपर हमें फोकस करना होगा। क्योंकि जिस तरीके से वेदर इवेंट्स चेंज हो रहे हैं, लगातार यहाँ पर टेम्परेचर बदलता हुआ नज़र आ रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं आप कह सकते हो दुनिया भर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्योंकि क्लाइमेट चेंज होगा तो ऑब्वियस ही बात है हमारे फसलों के ऊपर, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर, हर एक सेक्टर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, जिससे कह सकते हो कि लोगों के पास में जो खाना पहुंच रहा है उसमें भी तकलीफ पहुंचेगी, गरीबी भी बढ़ती हुई नजर आएगी, जैसा हमें देखने को मिल रहा है। अब राइटर बोलते हैं कि हमने पिछले कुछ समय पर यह देखा कि जो बड़े बड़े डिजास्टर्स हैं, डिजास्टर्स में एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी नजर आई है। जो अलग अलग डिजास्टर्स हैं, भूकंप है, फ्लड्स हैं, है ना, बाढ़ है, ये तेज़ी से यहाँ पर इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं। और इसकी वजह से भी लोगों के ऊपर काफ़ी नुकसान हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी खतरनाक, बहुत ही खतरनाक बाढ़ आई थी, कहाँ पर, चाइना के अंदर में। फिर उसके बाद में यहाँ पर हम लोगों ने और भी प्रॉब्लम्स देखी हैं। जैसे चाइना के बाद में दोस्तों अगर आप देखोगे तो यूरोप के अंदर में अभी रिसेंटली एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी आग लगती हुई नज़र आई, है ना। हवाई के अंदर में अभी हमने जुलाई के महीने में देखा एक हॉटेस्ट पीरियड रिकॉर्ड किया गया, बहुत ही ज़्यादा गर्मी रिकॉर्ड की गई। तो ये सब अपने आप में बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। ये दुनिया भर के बड़े बड़े डिजास्टर्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। और अगर यहाँ पर हमने कोई एक्शन नहीं लिया, इस तरीके से जो ये डिजास्टर्स आ रहे हैं इनको कंट्रोल करने के लिए, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक्शन नहीं लिया, तो आने वाले समय पर ये चीज़ें हमारे लिए नॉर्मल हो जाएंगी और एक दिन हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है वो बर्बाद हो जाएगा। उसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं दोस्तों, वो सबसे प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। मतलब पता है क्या है? मतलब ये है, ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसके पीछे का रीज़न है प्रदूषण। प्रदूषण करने वाली कौन सी कंट्रीज़ हैं? बड़े बड़े देश, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो ऑलरेडी वेस्टर्न कंट्रीज़ वगैरह देखने को मिलेंगी। दबा के पोल्यूशन किया है उन्होंने, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। अब पोल्यूशन ये कर रही है, लेकिन इसका भुगतान किसको भरना पड़ रहा है? काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं, उनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही हैं। वहाँ पर भुखमरी पहले से, भुखमरी और बढ़ रही है। ठीक है, वहाँ पर प्रॉपर फूड नहीं पहुँच पा रहा है। पोल्यूशन वो कर रही है, लेकिन इसका भुगतान उनको करना पड़ रहा है। और इंडिया कहीं ना कहीं का, अगर आप इंडिया की बात करोगे तो इंडिया अभी दुनिया में मोस्ट डिजास्टर प्रोन कंट्रीज़ में ही आता है दोस्तों। साल 2022 के अंदर में जो हमारा देश है, इसमें भी एक्सट्रीम वेदर का डिज़ास्टर हम लोगों ने देखा। जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा था, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो हमारा मानसून है वो अफेक्ट हुआ। वही सिनेरियो इस साल भी देखने को मिल रहा है, हमारा जो मानसून है वो बुरी तरह से अफेक्ट हुआ है। रीज़न क्लाइमेट चेंज। अब राइटर बोलते हैं जो सॉल्यूशन है इसका, जो इसका कह सकते हो एक उपाय है, वो हमारे हाथ में है। बिल्कुल, एक अच्छी खबर भी हमारे पास में, गुड न्यूज़ भी है। अब वो जो गुड न्यूज़ है वो ये है एग्जैक्टली कि हमें सबसे पहले सॉल्यूशन लेकर चलना पड़ेगा। जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं ना दोस्तों, 17 गोल जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये हमारे देश के, हमारी पूरी दुनिया की शांति और उसकी कुशलता के लिए काम करने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ साथ आपको पता होगा हमने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट भी कर रखा है, जहाँ पे हमारा मेन मकसद है कि हम दुनिया भर का जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करके रखेंगे। फिर हमारा सेंदाई फ्रेमवर्क हो गया। सेंदाई फ्रेमवर्क में डिज़ास्टर से जो रिस्क है उसको कम करने के ऊपर फोकस किया गया है। तो दोस्तों जितने भी एग्रीमेंट्स करे गए, जैसे सेंदाई फ्रेमवर्क, डिज़ास्टर जो आता है ना उसका जो रिस्क है उसको कम करने के लिए अपनाया गया था। अब ये रूल्स एंड रेगुलेशंस अपनाए हुए 8 साल हो गए, लेकिन क्या हुआ, इसको इम्प्लीमेंट करने में, लागू करने में लंबे समय से दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। लेकिन इस महीने इस साल अगर हम बात करें मई के महीने की, तो यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर स्टेट्स हैं उन्होंने एक कमिटमेंट किया है कि अब हम साथ में मिलकर एक नए तरीके से काम करेंगे। इन सारे के सारे जो ये प्रोग्राम्स हमने स्टार्ट किए, इनको हम लोग आगे लेकर चलेंगे। बहुत सारे लेसन्स हैं, बहुत सारी सीख हम लोग सीख सकते हैं कोविड-19 पैंडेमिक से। ठीक है, कोविड-19 पैंडेमिक के साथ साथ अगर आप देखोगे दोस्तों, बड़े बड़े क्राइसिस हम लोगों ने फेस किए, इसको लेकर भारत ने सीखा है चीज़ों को। आज आप देखोगे हमारा काम करने का तरीका अलग है। कोविड-19 के दौरान हम लोगों ने नए नए डिजिटल इनोवेशंस करे। आज हम लोग यहाँ पर देख पाओगे डिजिटाइजेशन के मामले में बहुत आगे निकल चुके हैं। जो दूसरा रीज़न आप लोगों को देखने को मिलेगा कि भारत ने एक बढ़िया तरीके से काम किया है। देखो, भारत के अंदर में जो ये हमारे 28 राज्य हैं, इन्होंने अपना खुद का डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान पिछले कुछ सालों में तैयार किया।
यानी जो भी डिजास्टर आएगा उसको किस तरीके से मैनेज करना है, इसका प्लान इन्होंने पिछले कुछ सालों में रेडी किया। इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे तो जो मोर्टेलिटी है, यानी कि जो ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, इसकी वजह से जो होने वाली मौतें हैं ये पिछले कुछ समय पर कम हुई हैं। क्यों? क्योंकि लोगों ने स्टेप्स उठाए। फॉर एग्जाम्पल साइक्लोन, चक्रवात आया। भाई चक्रवात आया तो हमारे पास में टेक्नोलॉजी है, हम चक्रवात का पता लगा सके चक्रवात आने वाला है, उससे पहले हम तट वाले रीजन से लोगों को बचा सकें। वही हमने काम किया। अभी साइक्लोन बिपरजॉय, पता होगा इस साल साइक्लोन बिपरजॉय कितना न्यूज़ में था। साइक्लोन बिपरजॉय गुजरात में आया और एक बहुत ही खतरनाक साइक्लोन था। अंदाजा था कि हज़ारों के लोग में, हज़ारों की कगार में लोगों की मौत हो सकती है, लेकिन ज़ीरो डेथ हुई। कितनी? ज़ीरो डेथ हुई। क्यों? क्योंकि हम लोग तैयार थे। हमारे पास में सारे जो प्रोसेस है वो हमारे पास में रेडी थे। हमारे पास में अर्ली वार्निंग सिस्टम था, एक्शन सिस्टम था। ये टेक्नोलॉजी तो है। तो यहाँ पे भले ही ये कहीं ना कहीं एक डिज़ास्टर था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इस पूरे साइक्लोन को एंजॉय किया और हमने देखा कि जो ये डिज़ास्टर है कुछ नहीं है, इस डिज़ास्टर से हम लड़ सकते हैं। समझ गए? लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास में है, क्योंकि हमारे पास में अर्ली वार्निंग सिस्टम है। भाई साइक्लोन आने वाला है, हमें पहले से पता चल जाता है। आपको पता है ना, पहले से खबरें स्टार्ट हो जाती है, भाई साइक्लोन आने वाला है। अभी क्या हुआ, वही चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। हमने इससे लोगों को बचाया। उसके अलावा इतना ही नहीं, अब राइटर यहाँ पर बोलते हैं कि जो हमारा 15th फाइनेंस कमीशन है, कौन सा? 15वां फाइनेंस कमीशन जो भारत के अंदर में है, इसने कुछ नए रिफॉर्म्स, कुछ नए सुधार को यहाँ पे लाने की कोशिश की है। इन्होंने यहाँ पर बोला है कि लगभग आने वाले 5 सालों के अंदर में 28.6 बिलियन, कितने? 28.6 बिलियन डॉलर्स के आसपास जो अमाउंट है वो हम अपने देश के स्तर पर और राज्यों के स्तर पर खर्चेंगे, जिसमें हमारा मेन मकसद होगा कोई डिज़ास्टर है, उस डिज़ास्टर के प्रति इंडिया किस तरीके से रेडी रह सकता है, उस डिज़ास्टर के प्रति यहाँ पर भारत कैसे लड़ेगा, उसके प्रति हमारे पास में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, या फिर कोई डिज़ास्टर आया है तो उससे किस तरीके से हमें रिकवर करना है, वो वाला प्रोसेस। इन सब चीज़ों के ऊपर में ये पैसा खर्चा जाएगा। अगर हम दोस्तों इंटरनेशनल स्टेज की बात करते हैं तो इंटरनेशनल स्टेज पर अगर आप देखोगे तो इंडिया कहीं ना कहीं डिज़ास्टर रेजिलियंस को प्रमोट करता है। देखो, हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं कि जो ये डिज़ास्टर्स आते हैं, साइक्लोन है, फ्लड है, जो भी है, इससे हम किस तरीके से लड़ सकते हैं, हमने इसको बार बार प्रमोट करने की कोशिश की है। और भारत की जो अभी ये G20 की प्रेसिडेंसीशिप चल रही है ना, अभी मैंने आपको बताया जो G20 प्रेसिडेंसीशिप भारत के हाथ में थी, इसमें भी हम लोगों ने डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप के ऊपर फोकस किया कि किस तरीके से हम डिज़ास्टर को कम कर सकते हैं, इसके ऊपर भी हमें फोकस करना चाहिए। अब राइटर बोलता है बिल्कुल काम तो हो रहा है, लेकिन अभी भी हमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस की ज़रूरत है। कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस की हमें काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। जो ये डिज़ास्टर्स हैं, इन डिज़ास्टर्स को हमें हर एक लेवल पर लेकर चलना होगा। यानी कि ये जो डिज़ास्टर के बड़े बड़े रिस्क आते हैं ना, इसके लिए हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट है, हमारी नेशनल गवर्नमेंट है, इनको आपस में साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। भले किसी भी टॉपिक में इनमें लड़ाई चलती हो, लेकिन इस मामले में साथ में आना होगा। इंडिया का जो सपोर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बाकी सारी कंट्रीज़ के लिए भी। स्पेशली अगर हम बात करें, कई सारी छोटी छोटी आइलैंड कंट्रीज़ हैं, छोटे छोटे आइलैंड देश जो कि समुद्र के बीचों बीच में स्थित हैं। भाई टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, पानी का स्तर बढ़ रहा है, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, ये आइलैंड्स डूबते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने आपको बताया भी था कई सारी कंट्रीज़ है जो कि आने वाले कुछ सालों में डूब जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। तो हमें कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। जो अल्टीमेट गोल है हमारा वो ये है कि जो हमारे पास में टेक्नोलॉजीज़ हैं, हम वो टेक्नोलॉजीज़ इन देशों के साथ में, इन डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ में शेयर कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा अचीवमेंट होगा अगर हम इन देश को इस डिज़ास्टर रिस्क से बाहर निकालते हैं। तो फाइनली हमें यहाँ पर इंश्योर करना होगा कि कोई भी पर्सन या कोई भी देश पीछे ना छूटे। हर एक देश को यहाँ पर हमें आगे लेकर, अपने साथ में लेकर चलना होगा ताकि डिज़ास्टर से उसको बचा सकें। अगर कोई डिज़ास्टर हुआ है तो वहाँ पर रिकवरी भी तेज़ी से ला सके। टर्की की हमने हेल्प की है, इस तरीके से हम लोग और हेल्प कर सकते हैं। इवन हम थोड़ा सा और जो खासकर जैसे मैंने बोला ना कि जो वार्निंग सिस्टम्स होते हैं वो जो हमारे पास में, वो हम शेयर कर सकते हैं कुछ और कंट्रीज़ के साथ में, जिससे वो भी अपने आप को बचा सकें खतरे की घंटी से पहले ही पहले। समझ गए? तो ये इस पर्टिकुलर एडिटोरियल के अंदर में मेंशन किया गया। नेक्स्ट एडिटोरियल पर आएंगे। अगला जो एडिटोरियल दोस्तों आप देखोगे तो ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं, आप इसको स्किप कर सकते हो। ये वाला एडिटोरियल है, इसको मैं जानबूझकर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ये 1 नेशन और 1 इलेक्शन को लेकर बात किया गया है, लेकिन यहाँ पर ना केवल एक तरफा बात की जा रही है, जबकि मैं ऑलरेडी एक आर्टिकल डिस्कस कर चुका हूँ दोस्तों 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर। आप प्लीज़ उस वाले आर्टिकल को पढ़ो।
आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने हर एक चीज़ आपको पूरा 360 डिग्री में बताया कि वन नेशन वन इलेक्शन के अगर कोई नुकसान है तो उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ये इलेक्शंस हैं क्या, इतिहास इसका क्या रहा है, हर एक एस्पेक्ट प्रीलिम्स और मेंस दोनों को पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कह सकते हो लिंक करके मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो प्लीज़ अगर आपने यहाँ पर ये वाला आर्टिकल पढ़ना है तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी तारीख का वीडियो देखना है। आपने 4 सितंबर का वीडियो देखना है। यूट्यूब पर जाना, लिखना 4 सितंबर 2023 द हिंदू एनालिसिस बाय दीपक यादव, आपको मेरा जो वीडियो है वो मिल जाएगा। और स्टार्टिंग में जो थंबनेल लगाया उस वीडियो का वो वही लगाए, क्या है वन नेशन वन इलेक्शन, सरकार का बड़ा फैसला, समझ गए। तो स्टार्टिंग वाले आर्टिकल में मैंने आपको वन नेशन वन इलेक्शन बेहतरीन तरीके से समझा रखा है। उसके बाद दोस्तों जो अगला एडिटोरियल है, अगेन ये वाला आप देख पाओगे, ये वही क्लाइमेट चेंज को लेकर है, अभी हमने डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर एक एडिटोरियल ये देखने को मिलेगा, सिक्योर एंड फेयर को लेकर बात की जा रही है। ये बात करता है किसके बारे में, डार्क पैटर्न के बारे में। डार्क पैटर्न आपको पता होगा, परसों ही मैंने पढ़ाया है आपको, ठीक है। तो डार्क पैटर्न्स के प्रति हमें लड़ना होगा, क्योंकि जो इंडिया के कंज्यूमर्स हैं, भारत के जो कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, तो इनके पास में राइट्स हैं अपने, भाई उनकी प्राइवेसी हमें ध्यान में रखनी होगी, है ना, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए। तो ये कैसे होगा? सबसे पहली चीज़ दोस्तों आपको पता होगा कि जो ये डार्क पैटर्न है, ये एग्जैक्टली मुद्दा क्या है भाई। डार्क पैटर्न एक ऐसे तरीका है जो आजकल कई सारी कंपनीज अपना रही हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आजकल कई सारी वेबसाइट्स ऐसी हो चुकी हैं जिस वेबसाइट पर अगर आप जाओगे तो जाते ही वो आपसे ईमेल आईडी मांगेगा या नंबर मांगेगा कि भाई रजिस्टर करो, तभी आपको वेबसाइट में एंट्री हम करवाएंगे। वो डार्क पैटर्न है, ज़रूरत नहीं थी उस चीज़ की, वो ज़बरदस्ती आपका नंबर ले रहा है। बाद में क्या करेगा, इकट्ठे उसके पास में नंबर इकट्ठे हो जाएंगे, वो नंबर सीधा ले जाकर किसी कंपनी को बेच देगा, आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, उस कंपनी से उसको पैसे मिल जाएंगे, उसका तो फ़ायदा हो गया, लेकिन आपका डेटा, हमारा डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। ऐसा कई सारी वेबसाइट्स कर रही हैं, भाई ईमेल चाहिए, हमें नंबर चाहिए, ऐसा यहाँ पर वो स्टार्टिंग में मांगती हैं। एक चीज़ और है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आपको पता होगा कई बार आप सामान जब परचेज़ करते हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, तो आप अपना बास्केट तैयार करते हो, सामान को ऐड करते रहते हो उसमें कार्ट में, फिर एक साथ सबको ऑर्डर करते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, आप जब सामान को ऐड करते रहते हो ना, तो वो कंपनी उधर से जानबूझ के दूसरा सामान को ऐड कर देती है और वो शो नहीं करती है। आप बिल भी कटवा देते हो, फिर यहाँ पर देखा एक्स्ट्रा सामान यहाँ पे आपके कार्ट में ऐड हो चुका है। ये प्रॉब्लम है। फिर एक और प्रॉब्लम है, आप सब्सक्रिप्शन किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का ले तो सकते हो, लेकिन सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने का प्रोसेस नहीं रखा है उन्होंने। यानी कि भाई सब्सक्रिप्शन, जैसे अमेजन प्राइम में आपने सब्सक्रिप्शन लिया, अब सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में कैंसिल करने के बहुत सारे मल्टीपल स्टेप्स हैं, आप कैंसिल नहीं कर पाओगे इतनी आसानी से, तो आपको बाहर नहीं जाने देते। एंट्री है लेकिन बाहर नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि भाई एंट्री का पैसा नहीं है, बाहर निकलने का, एग्जिट का पैसा है, समझ गए। इस तरह बहुत सारा पैसा भी जनरेट होगा, है ना। ऐसे ही करना चाहिए कि भाई एंट्री तो करवा लो, ठीक है, और उसके बाद एंट्री कोई पैसा मत लो, अब एग्जिट का पैसा लो, भाई बाहर निकलना तो पैसा लेना है। तो ऐसा कई सारी कंपनीज कर रही हैं, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट कर रही हैं। ये सब डार्क पैटर्न है, ये गलत तरीका है, इंसान को, हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। लेकिन अब आपको पता है डार्क पैटर्न क्या है, तो आप बेवकूफ़ बनोगे नहीं, आप अपना डेटा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, आप अपना डेटा शेयर नहीं करोगे इनके साथ में, ये कितना ही कोशिश कर लें, समझ गए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये प्रॉब्लम इंसान की प्राइवेसी के साथ में खिलवाड़ है। लोगों के पास में अवेयरनेस नहीं है, भाई हमें तो चलो हम पढ़ रहे हैं, हमें पता चल गया इसके बारे में। अब क्या है, लोगों के पास में कोई जानकारी है नहीं इसकी। कई सारे लोग ऐसे हैं, वो सीधा डाल देते हैं डेटा। अब उनको कंपनी के फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, परेशान कर रही है कंपनियाँ, ये ले लो, वो ले लो, लोन ले लो। इस तरीके से यहाँ पर परेशानियाँ उनको फेस करनी पड़ती हैं, लगातार कॉल्स आते हैं, क्योंकि उनका डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, समझ गए। और ऐसा सिनेरियो कई सारी कंपनीज कर रही हैं आज के समय पर। इवन हमारा जो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया है, इन्होंने 2021 के अंदर में रिपोर्ट किया है कि एस्टिमेटेड 50% से ज़्यादा जो ई कॉमर्स साइट है वो डार्क पैटर्न का यूज़ कर रही हैं, डार्क पैटर्न का यूज़ करके अपने सामान को बेच रही हैं, इंसानों को बेवकूफ़ बना रही हैं, स्पेशली कंज्यूमर्स को बेवकूफ़ बना रही हैं। वो यहाँ पर इनका कहना है, समझ गए। तो डार्क पैटर्न क्या है ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, कई सारा जो डिटेलिंग्स है वो आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ, पीडीएफ में वापस से दे दूंगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डार्क पैटर्न्स के बारे में ये डिटेलिंग्स ऑलरेडी मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है। भाई कई सारे जो देश हैं वो ऑलरेडी, क्योंकि आपको पता होगा, जैसे यूरोपियन यूनियन की बात करेंगे, कुछ और कंट्रीज़ की बात करेंगे, तो वो देश ऑलरेडी यहाँ पर डार्क पैटर्न को टैकल करने के लिए अपने यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आ चुके हैं। तो इंडिया ने भी कोशिश की है डार्क पैटर्न को रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने की। तो भारत ने यहाँ पर कोशिश करते हुए अभी इसी चीज़ के ऊपर फोकस किया है कि अक्टूबर के महीने में 5 अक्टूबर तक लोगों की राय मांगी है कि भाई आप क्या सोचते हो, हम लोग भी यहाँ पर कानून लेकर आ रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर इसको एक सपोर्ट मिलना चाहिए। तो इंडिया भी जल्द से जल्द एक लॉ लेकर आने वाला है डार्क पैटर्न के खिलाफ में, कि अगर ये जो डार्क पैटर्न चल रहा है इंडिया में, तो उसको हमें किस तरीके से टैकल करना है, कंट्रोल करना है। उसको लेकर जल्द ही हमारे पास में भी कुछ इंपॉर्टेंट लॉज नज़र आएंगे।
क्लियर। चलो अब आते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन था यूपीएससी 2015 का। क्वेश्चन ये था, हमारे भारतीय संविधान में 5वां और जो छठा शेड्यूल है इसके प्रोविज़न बनाए गए हैं किस चीज़ के लिए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। शेड्यूल ट्राइब्स के हित में या फिर कह सकते हो उनकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर ये जो प्रोविजंस हैं 5th और 6th शेड्यूल में वो देखने को मिलेंगे। नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।